Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the June 2022 current affair of Vision IAS, and in this channel I will upload various content related to UPSC, and this video will be entire discussion on June magazine of current affair of Vision, and over a period of time I am going to upload various topics regarding the syllabus of UPSC. सो लेट्स बिगिन अवर टुडेज डिस्कशन एंड अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन. ठीक है, एंटायर पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है, तो ये दोनों जो पार्ट है बेसिकली वो GS2 के पार्ट है. ठीक है, GS2 जिसने सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का, तो GS2 जो है मेंस पेपर का, उसके पार्ट से पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन. ठीक है, तो एंटायर GS2 का जो पोर्शन है वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल cover the rest of the topics within subsequent videos. So let's begin with our today's topic, and the today's topic is the Central Information Commission. ठीक है, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में न्यूज़ है. तो न्यूज़ का कंटेक्स्ट अगर देखा जाए सबसे पहले तो रिसेंटली सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ऐसा बताया है कि देयर इज कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द पेंडेंसी ऑफ अ केसेस ऑफ अ RTI. ठीक है, RTI के केसेस में काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट डिक्लाइन दिखाई दिया है. ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन आता है कि RTI क्या है. ठीक है, कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा. तो जिनको नहीं पता उनको अभी मैं बता दूंगी. ठीक है, इस वीडियो से पता ही चल जाएगा, और जिसको पता है उनका एक रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, तो RTI होता है राइट टू इंफॉर्मेशन. तो इसका जीनियस से देखा जाए तो RTI का जो एक्ट है, ठीक है, RTI का लॉ, इट स्टार्टेड इन 1856. तो मिस्टर कुवाल वर्सेस जयपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस हुआ था. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इम्प्लाई करता है RTI को. ठीक है, तो हमारा एक पहले का एक्ट था 2002 में, ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, उस एक्ट को रिप्लेस करके RTI एक्ट 2005 लाया गया था. ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर में जो एज ए सिटीजन, ठीक है, हम जो है किसी भी पब्लिक अथॉरिटी रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग और इन द वर्किंग ऑफ अ पब्लिक अथॉरिटी. ठीक है, तो ये हो गया RTI के बारे में. अब हम देखते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है. ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कुछ बॉडीज होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, और जो बॉडीज किसी एक्ट थ्रू फॉर्म की जाती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं. ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है एक जो होती है, ठीक है, वो एक्ट के थ्रू फॉर्म होती है. तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो RTI एक्ट 2005 के अंडर में फॉर्म हुई है. ठीक है, तो उसमें अगर मेंबर्स देखे जाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके बाद होते हैं 10 या 10 से कम, ठीक है, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, और इन सब का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट थ्रू किया जाता है. और प्रेसिडेंट को जो है एक कमेटी होती है और वो रिकमेंड करती है. तो उस कमेटी के मेंबर्स होते हैं चीफ प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन करके एक्ट करते हैं, उसके बाद होते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो मेनली नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट देखा जाए तो ये जो CIC होते हैं, CIC दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो रीअपॉइंट नहीं कर सकते. ठीक है, उनको रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं. उसके बाद ये जो RTI एक्ट है 2019 का, उसको 2019 में अमेंड किया गया है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग टेन्योर जो था इनिशियली 5 साल का था उनका CIC का, या रिटायरमेंट एज ऑफ 65, पर बाद में 2019 के अमेंडमेंट के बाद उसको 3 साल तक किया गया है. ठीक है, उसके साथ साथ एक प्रोविजन और ऐड किया गया है 2019 के अमेंडमेंट में, वो था कि जो सैलरीज होती है CIC और IC की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ठीक है, तो इनिशियली क्या था, अमेंडमेंट के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था, ठीक है, उनके सैलरी की इक्विवेलेंट रहती थी CIC की सैलरी, पर बाद में 2019 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो सैलरी डिसाइड करे CIC और IC की. ठीक है, तो अभी इनका काम क्या होता है. ठीक है, इतना तो देख लिया क्या होती है वो बॉडी, पर इनका काम देखते हैं अभी. ठीक है, तो काम उनको कुछ सिविल कोड जैसे कुछ पावर दी गई होती है. ठीक है, कि वो समन कर सकते हैं और इन्फोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन. उसके साथ साथ कुछ रिक्वायर डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो भी वो सीख कर सकते हैं. उसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो रिसीव द एविडेंसेस एंड
समन कर सकते हैं फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, ठीक है। तो ये विटनेस या कुछ डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारा जो होता है, ठीक है, वो सिविल कोर्ट की कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पावर्स है स्पेसिफिकली CIC को भी दी गई है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे हम जानते हैं कि मेंस में जो होता है मोस्टली किसी भी टॉपिक्स पे जो मेंस के पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन किए गए हैं सिलेबस में, तो हमें किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ पर्टिकुलर डाटा, ठीक है, ये उस टॉपिक के बारे में एक प्रॉपर एक ब्रीफ इंट्रो, उसके बाद उसके इश्यूज क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, या कुछ वे फॉरवर्ड या कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हमें मोस्टली आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस अगर मैगजीन को देखा जाए तो यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट में मेंशन किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में न्यूज़ थी, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होती है वो दिया है, उसके बाद उसके फंक्शंस दिए हैं, उसके बाद कुछ इश्यूज दिए हैं, एंड यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स मेंशन किए हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इश्यूज क्या है। तो इश्यूज सबसे पहला है कि येस दो देयर आर डिक्लाइनिंग इन केसेस, बट येस ड्यू टू पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस RTI में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डाटा मेंशन है, यस गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, ठीक है, कि 38% ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है, ठीक है, साइटेड अ रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ देयर पुअर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिले जो दिखाई देता है वाइल डीलिंग विद द RTI रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक डाटा जो हम कोट कर सकते हैं वाइल आंसर राइटिंग, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग द इश्यूज। थर्ड पॉइंट देखा जाए कि जैसे मैंने अभी कहा था कि जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो सैलरीज और अलाउंसेस डिसाइड कर सकती है CIC के। तो ये कहीं ना कहीं इम्प्लाई करता है कि इट इज़ इंक्रीजिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द CIC। नेक्स्ट देयर इज अ वैकेंसी, ठीक है, वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है CIC में, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू। नेक्स्ट इज अ लैक ऑफ अ ट्रेनिंग, ठीक है। तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं, ठीक है, तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जो RTI के केसेस को डील करते हैं, ठीक है। तो ये जो PIOs हैं, ठीक है, उनके पास भी प्रॉपर एक बोल सकते हैं काफ़ी लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले भी होते हैं केसेस को, और काफ़ी ज़्यादा बार ऐसा होता है कि वो प्रॉपरली डील नहीं कर पाते हैं RTI के एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज को देखते हुए कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स में से एक ऐसा है कि 24 आवर पोर्टल है सर्विसेज जो इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर फाइलिंग ऑफ RTI एप्लीकेशन, ठीक है। गवर्नेंस के एक्सपेक्ट में देखा जाए तो हियरिंग ऑफ द केसेस एंड नोटिफिकेशन भी दिया है। उसके साथ साथ एक नेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फॉर्मेशन किया गया था 2009 में, जो मेनली फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमॉन्ग CICs एंड SICs, ठीक है। SICs दैट इज स्टेट लेवल में जो होती है। मूविंग टूवर्ड्स द वे फॉरवर्ड, तो येस डू हैव अ प्रॉपर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज अ ट्रेनिंग, ठीक है, PIOs को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए कि वो प्रॉपरली केसेस को डील कर पाए एंड इफिशिएंसी से केसेस को डील कर पाए विद इन अ प्रॉपर टाइम लिमिट। नेक्स्ट अवेयरनेस, ठीक है, लोगों को पता नहीं होता कि RTI क्या है या RTI के रिलेटेड कैसे केसेस फाइल की जाती है, ठीक है। तो इसलिए पीपल्स को जो है अवेयरनेस करना चाहिए यूजिंग वेरियस मीडियाज, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, एनी प्रिंट मीडिया हो गया, एंड देयर शुड बी अ क्विक डिस्पोजल ऑफ अ केसेस। एंड इसके लिए हम एक और कर सकते हैं कि जो नंबर्स हैं ICs के उसको इनहांस कर सकते हैं। सो दिस आर सम वे फॉरवर्ड। Okay, moving towards the next news. Next news is related to the judicial accountability. तो judicial accountability news ऐसी है कि जो उड़ीसा की हाई कोर्ट है, उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कंट्री में कि उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट की है जो बताती है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टेट जुडिशरी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया गया है बाय द उड़ीसा के हाई कोर्ट से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी देखा जाए तो जजेस को और कोर्ट को पर्सनली और इंस्टीट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल रखना फॉर देयर बिहेवियर एंड द डिसीजन, उसको हम बोलते हैं जुडिशली अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो जैसे हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर मेंशन है। तो क्या होता है सेपरेशन ऑफ पावर में, जो हमारे 3 ऑर्गन्स हैं ऑफ अ गवर्नमेंट दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उनके बीच में जो है एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन दिखाई देता है। पर येस एक पॉइंट याद रखना कि इंडिया का जो सेपरेशन ऑफ अ पावर का मॉडल है, ठीक है, वो एक स्यू जेनेरिस मॉडल या कुछ यूनिक मॉडल दिया है, जहाँ पे ये तीनों जो ऑर्गन्स होते हैं दे बाय देयर फंक्शनिंग समहाउ मेंटेन अ चेक एंड बैलेंसेस, ठीक है।
तो ये हो गया इंडिया का मॉडल। यूएस में देखा जाए तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। तो ये तीनों जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर येस डू इन केस ऑफ इंडिया देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पर वहाँ पे चेक एंड बैलेंसेस भी मेंटेन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है कि आर्टिकल नंबर 235 उसमें भी मेंशन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कंट्रोल ऑफ अ हाई कोर्ट ओवर द सबऑर्डिनेट जुडिशरी, ठीक है। ये किस लिए कि एक इफेक्टिव मैकेनिज्म हो और इन्फोर्स कर पाए अकाउंटेबिलिटी को। ये हो गया जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्यों जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। नीड क्यों है? नीड इसलिए है कि काफ़ी ये कहीं ना कहीं जुडिशियल की अकाउंटेबिलिटी रहना विल हेल्प टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस, इट विल ऑल्सो हेल्प टू इंश्योर द फेथ ऑफ द सिटीजन्स एंड एक जो है एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू सी द इश्यूज़ क्या है। अभी इश्यूज़ ऐसा है कि कोलिजन सिस्टम हम जानते हैं, ठीक है। कोलिजन सिस्टम की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे बात दिखाई देता है कि नेपोटिज्म को सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इशू वाइल डीलिंग विद द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पॉइंट। नेक्स्ट कंडक्ट ऑफ जजेस, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसे भी केसेस आए हैं कि जज जो है हैज़ बीन अलीग्ड to have indulged in a corruption and a post retirement job. in house functioning में भी जो है regarding the allocation of cases, judicial appointment, disciplinary action, ठीक है, वो एक इनफॉर्मल और इनएफेक्टिव वे से दिखाई देती है, ठीक है। तो उसको जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है। जो आरटीआई एक्ट है अभी जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया था, ठीक है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के यहाँ पे, तो उसके अंडर में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अथॉरिटीज़ कवर की है, बट जुडिशरी इज आउट ऑफ इट एम्बिट। तो ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज अ जुडिशियल ओवररीच। तो ऐसा दिखाई देता है कि जुडिशरी जो है काफ़ी बार जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, बाकी दूसरे ऑर्गन जो है लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के जो फंक्शनिंग में है वो इंटरफेयर करता है, तो ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है सेपरेशन ऑफ अ पावर का, ठीक है। तो ये एक जुडिशियल ओवररीच का केस दिखाई देता है। नेक्स्ट इज अ पेंडेंसी ऑफ अ केसेस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पेंडेंसी ऑफ अ केसेस भी इंडिया में है। यहाँ पे एक पॉइंट भी मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे डाटा भी मेंशन है। 2.8% एनुअल केसेस जो है इट हैज़ बीन ग्रीव्ड बिटवीन 2010 and 2020. So these are some issues रिगार्डिंग द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का डिफरेंस, ठीक है। तो अभी मैंने जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी तो बता दिया, पर अभी जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बारे में अगर देखा जाए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग ऐसा होता है कि अब्सेंस ऑफ अ जुडिशरी डिपेंडेंसी ऑन अदर ऑर्गन, ठीक है। तो जुडिशरी जो है दूसरे ऑर्गन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो एग्जीक्यूटिव हो गया या फिर वो लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है। तो इसके वजह से वो अपना जो जस्टिस है वो प्रॉपरली इंश्योर कर पाती है। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या ली गई है रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ अ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इन हाउस प्रोसीडिंग, ठीक है। तो काफ़ी जो भी मिसकंडक्ट है या मिसबिहेवियर है ऑफ जजेस वो प्रॉपरली डील करना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इन हाउस ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होनी चाहिए फॉर डीलिंग सच एलिगेशन रिलेटेड इंक्वायरी। नेक्स्ट इज एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016 में लाया गया था, ठीक है। वहाँ पे ऐसा कहा गया कि एक परमानेंट सेक्रेटरी होना चाहिए इन द सुप्रीम कोर्ट जो रिकॉर्ड मेंटेन करे ऑफ वेरियस हाई कोर्ट। नेक्स्ट जुडिशरी स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल 2020 है, उसमें है कि जजेस जो है दे शुड डिक्लेयर देयर एसेट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ पब्लिक मतलब उनका जो एसेट है वो प्रॉपरली उनका डिक्लेरेशन होना चाहिए एसेट में, ठीक है। तो इसी को कंसिडर करते हुए एक बैंगलोर प्रिंसिपल भी लाया गया था, ठीक है, ऑफ अ जुडिशियल कंडक्ट, जिसको 2002 में अडॉप्ट किया गया था। उसके साथ साथ 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद द हाई कोर्ट उन्होंने वॉलेंटरी अपनी जो एसेट है उनको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एक उनका पॉजिटिव हम पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है, ऑफ द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कि उन्होंने वॉलेंटरी अपना डिक्लेरेशन किया था ऑफ अ एसेट। नेक्स्ट यूज ऑफ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी अभी को मेंटेन करने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, ठीक है, उसका भी यूज करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक दिया गया है लिम्स, ठीक है, लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ठीक है। एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो हेल्प करता है फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द केसेस, ठीक है। कंक्लूड यहाँ पे किया गया है अ फॉर्मल एंड कंपरेंसिव कोड ऑफ जजेस भी होना चाहिए।
सो दैट इफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस जो है जजेस का वो मेंटेन रहे और पीपल का जो ट्रस्ट है जुडिशरी पे वो भी हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड न्यूज रिगार्डिंग द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, दैट इज रिगार्डिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में न्यूज है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, ठीक है, दे आर ऑब्जेक्टेड कि जो फ्रिवलस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पेटिशंस आती है उस पर एक स्ट्रिक्ट फाइन या पेनाल्टीज लगाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन आया होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, इट इज़ अ यूज ऑफ अ लॉ टू एडवांस द ह्यूमन राइट एंड इक्वालिटी, ठीक है। इसको हम अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अमेरिकन का जुरिस्प्रूडेंस से हमने बोरो किया है। जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 39A, ठीक है, DPSPA है, ठीक है। तो इसके अंडर में स्टेट को जो है दे शुड इंश्योर जस्टिस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा दिखाई देता है ड्यू टू सम लैक ऑफ रिसोर्सेज हो गया, या ड्यू टू पॉवर्टी, या ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, जो एक वनरेबल पीपल होते हैं जैसे पुअर हो गए या वुमेन्स हो गए, जो ओल्ड एज सिटीजन होते हैं, वो अपना केस जो है वो कोर्ट तक नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो जो एक पर्सन होता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उनका मैटर कोर्ट के सामने पेश करता है, ठीक है। तो इसी के वजह से पीआईएल का अंडर में लोकस स्टैंडी का जो प्रिंसिपल होता है वो अप्लाई नहीं किया जाता है, ठीक है। पीआईएल जो है हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में भी जा सकते हैं लेके, ठीक है। तो पीआईएल के केसेस, पीआईएल जो है कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फाइल कर सकता है। यहाँ पे यहाँ पे एक बॉक्स दिया है किस तरीके से पीआईएल का जो इंट्रोडक्शन है वो इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो 1976 का केस था जस्टिस कृष्णन अय्यर इन मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई केस, ठीक है। तो यहाँ पे रिट्स पिटिशन के बारे में एक जो है पॉइंट रिट पिटिशन फाइल हुई थी, ठीक है। उसको कंसिडर करते हुए पीआईएल का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो पीएम भगवती जो है इन एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है, 1981, उन्होंने प्रॉपरली जो है उनको फादर ऑफ पीआईएल करते हैं, उनके प्रॉपर इनिशिएटिव की वजह से जो हम पीआईएल का प्रोविजन जो है वो एडप्ट किया गया था, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं भी याद रहते, ठीक है, खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, पर आपको जो पीएन भगवती का अगर पॉइंट याद रहता है, ठीक है, कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है, क्योंकि इनका नाम काफ़ी बार लिया जाता है अगर पीआईएल का केस आता है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, पीआईएल थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है केसेस लाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ जजमेंट जो है लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमें पता है कि विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, जो विशाखा गाइडलाइंस आए थे रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, एज अ वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट, ये पीआईएल के थ्रू ही उसका जो है पॉइंट लाया गया था, ठीक है। उसके बाद एससी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि पीआईएल का इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, ठीक है, एससी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी हुआ था। एंड नेक्स्ट इंडियन एसोसिएशन बॉम्बे वर्सेस देवकाला कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, ये वाला भी एक केस हुआ था, ठीक है। इसमें भी बोला गया था कि जो प्राइवेट इंटरेस्ट केसेस है, ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी समहाउ ट्रीटेड एज अ पब्लिक इंटरेस्ट केसेस, ठीक है, इन सम सर्टन केसेस, ठीक है, सर्टन केसेस में, क्योंकि पीआईएल में हम प्राइवेट इंटरेस्ट हो किसी केस का, ठीक है, वो हम नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है। पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो इंपॉर्टेंट केस है वो हम पीआईएल के यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सर्व नहीं होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है जो फ्रिविलस या प्रॉपर जो है पिटिशन नहीं होती है पीआईएल की, उसके पर फाइन लगाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। नेक्स्ट इज कुछ इश्यूज है पीआईएल रिलेटेड, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा बोला है कि अब्यूज ऑफ अ प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। तो कुछ पब्लिसिटी रिलेटेड या प्राइवेट इंटरेस्ट की वजह से पीआईएल लाई जाती है, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि प्राइस ऑफ अनियन बढ़ गई थी, इसके रिलेटेड पीआईएल फाइल हुआ था, ठीक है। इस तरीके से कुछ पब्लिसिटी स्टंट की वजह से जो है पीआईएल फाइल किए थे, ये सारा जो है एक इश्यूज हम बोल सकते हैं रिगार्डिंग पीआईएल। नेक्स्ट इज इंक्रोचमेंट ऑन अ जुडिशियल टाइम, ठीक है। तो ऐसे फ्रिवलस जो है पिटिशन आने की वजह से कहीं ना कहीं जुडिशियल का टाइम भी जाता है। नेक्स्ट इज यस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी एक हॉल्ट हो जाता है, ठीक है, जैसे कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल का केस दिखा देता है। नेक्स्ट इज द सेपरेशन ऑफ अ पावर, ठीक है, जैसे मैंने बोला
कि पीआईएल की वजह से दो कुछ अच्छे पॉइंट तो लाए हैं, जैसे कि विशाखा गाइडलाइन वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, पर ऐसा भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है पीआईएल के केसेस डील करते वक्त दूसरे ऑर्गन्स जो है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करती है। यहाँ पे पॉइंट दिया है कि बैनिंग ऑन द लिकर सेल ऑन द हाईवे, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ये सारे हो गए इश्यूज रिगार्डिंग द पीआईएल। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस, ठीक है, मैंने सिग्निफिकेंस वाला पॉइंट आई थिंक मुझे पहले कवर करना चाहिए था, पर ठीक है, अभी इश्यूज के बाद बता देती हूँ। सिग्निफिकेंस क्या है पीआईएल का, ठीक है, हम हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको बेटर एंजॉयमेंट कर सकते हैं, ये एक पॉइंट हो गया। एक ट्रांसपेरेंसी और रूल ऑफ लॉ का मेंटेनेंस, उसके साथ साथ एक सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ अ पब्लिक इन द पब्लिक अथॉरिटी वो क्रिएट होती है। सोशल जस्टिस हम जो है फॉर द माइनॉरिटी सेक्शन उसके लिए हम ऑब्टेन कर सकते हैं। And then judicial process become more democratic and it help to implement the concept of a judicial review. So these are some point regarding the significance of a PIL. अब यहाँ पे एक वे फॉरवर्ड है कि ये जो मैंने इश्यूज बताए उसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर गाइडलाइंस लाई थी इन द स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस बलवंत सिंह चौफाल जजमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि जेन्युइन जो होती है पीआईएल उसको सेपरेट किया जाए, ठीक है, और जेन्युइन पीआईएल को मोस्टली डील करना चाहिए, ठीक है, और अडेरेंस टू द डॉक्टर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का भी ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को केसेस डील करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टाइम डिस्पोजल, ठीक है, टाइमली एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि कितने टाइम में किस पीआईएल के केसेस को डील करना है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेस भी डिक्रीज हो जाएंगी, ठीक है, और कुछ फ्रिवलस अगर ग्राउंड पे पीआईएल फाइल होती है या मिसयूज किया जाता है इस प्रोविजन का तो उन पे पेनल्टी लगाई जाए। सो दिस आर सम वे फॉरवर्ड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज दैट इज रिगार्डिंग द हेट स्पीच। तो हमारी जो बॉडी है ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 500% इंक्रीज हुए हैं केसेस ऑफ हेट स्पीच इन लास्ट 7 ईयर, ठीक है। तो अभी हेट स्पीच क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए प्रॉपरली तो इंडिया में कोई एक डिफाइन डेफिनेशन नहीं है कि हेट स्पीच किसी भी लॉ में मेंशन नहीं है और ना कोई इंटरनेशनल लॉ में भी मेंशन है, बट इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स उन्होंने एक डेफिनेशन लाई है, ठीक है। तो उसका अगर देखा जाए, इट कॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एनी बाय अ लॉ ऑन एडवोकेसी ऑफ अ हेट्रेड दैट कंस्टिट्यूट द इंसाइटमेंट ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन, हॉस्टिलिटी और द वायलेंस, ठीक है। तो किसी भी टाइप का हेट्रेड, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस या हॉस्टिलिटी इंसाइट करता है उस टाइप के जो स्पीच हो गया, ठीक है, आइदर इट इज इन कार्टून फॉर्मेट, मिमिक हो, ऑब्जेक्ट हो या एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसको जो है हेट स्पीच में कंसिडर किया जाता है, ऐसे उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ हेट स्पीच के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन या एक इंट्रो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ लेजिस्लेशन किस तरीके से है इंडिया में। यस, अभी मैंने जैसे कहा था कि प्रॉपरली एक डिफाइन नहीं है इन एनी लॉ ऑफ इंडिया, बट देयर आर सम लेजिस्लेचर विच इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डील विद द हेट स्पीच। तो सबसे पहला है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2, ठीक है। जैसे हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 2 उसमें हमें मेंशन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है हमें, पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। नेक्स्ट आईपीसी, ठीक है। आईपीसी में भी कुछ प्रोविजन है, सेक्शन 153A 153B 298, ठीक है, इस तरीके से कुछ सेक्शन है वो डील करते हैं रिगार्डिंग द हेट स्पीच, ठीक है। तो वहाँ पे भी किसी भी तरीके के नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट करने के लिए कुछ इंसाइटमेंट हुआ ऑफ एनी ऑफेंस, then it is considered as then it will be considered as punishable under the IPC's particular sections, ठीक है। उसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पीपल एक्ट 1951, ठीक है। तो ये मेनली डील करता है रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर्स ऑफ आवर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 1951 के एक्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अकॉर्डिंग पर्सन्स जो होती है जो कॉन्सेप्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं इफ दे प्रमोट एनी टाइप ऑफ वायलेंस बेसिस ऑन द रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट, कम्युनिटी और द लैंग्वेज, ठीक है। तो उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है।
नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, इसमें भी पेनलाइज किया जाता है फॉर एनी इंसाइटमेंट और इंकरेजमेंट ऑफ एक्ट, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, ठीक है, या थ्रू एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर किसी भी टाइप का जो एक्ट है वो नेशनल इंटीग्रेशन हो गया या किसी भी टाइप का डिसेंसी पब्लिक ऑर्डर को हार्म करता है, तो उसको जो है हेट स्पीच में हेट स्पीच के केस के अंडर में आता है, ठीक है। ये हो गया कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेशन अराउंड द हेट स्पीच। अब हम देखते हैं कुछ इश्यूज क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली देयर विल बी स्प्रेड ऑफ अ वायलेंस इफ हेट स्पीच आती है, ठीक है, इंसाइट करता है वायलेंस को, और वो कहीं ना कहीं सोशल कोहेजन और टॉलरेंस को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज द रिलीजियस पोलराइजेशन, ठीक है। तो माइनॉरिटीज ग्रुप को अगर किसी भी पॉइंट से लेके, ठीक है, किसी भी पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर वायलेंस इंसाइट करता है या पब्लिक ऑर्डर इंसाइट करता है, तो वो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस पोलराइजेशन वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद impact social harmony and a democracy, ठीक है, and the law and order disturbance, ठीक है। so these are the few points regarding the issues of a hate speech। अभी challenges क्या है या हम किस तरीके से काउंटर करने के लिए काउंटर कर सकते हैं, ठीक है, हेट स्पीच को, पर उसको काउंटर करने के लिए कुछ चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। देखो, जब हम हेट स्पीच को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर हेट स्पीच की पहले तो डेफिनेशन नहीं है, तो जिसके वजह से कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या किसी डिसेंट को जो है वो अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है वो प्रॉपरली यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देयर इज अ क्लैश बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड कर्व ऑफ अ डिसेंसी। नेक्स्ट, यस, देयर इज नो प्रॉपर डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन प्रॉपरली है नहीं, तो हम किस तरीके से जज करें कि कौन सा पॉइंट जो है हेड स्पीच है या कौन सा पॉइंट हेड स्पीच नहीं है। सो दिस आर द चैलेंजेस इन काउंटरिंग द हेट स्पीच। मूविंग टूवर्ड्स सम रिकमेंडेशन कि किस तरीके से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तो लॉ कमीशन ने रिकमेंड दिया था कि एक सेपरेट ऑफेंस करके ऐड करना चाहिए आईपीसी में और उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए हेट स्पीच को। एक रेगुलेटरी मेजर्स भी लाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि पनिशमेंट ऑफ इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस विच कैन हार्म द नेशनल इंटीग्रेशन और पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑन हेट स्पीच केसेस, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि जुडिशरी में पहले पेंडेंसी ऑफ केसेस है, तो किसी भी एडीआर, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म थ्रू हम हेट स्पीच के केसेस को डील कर सकते हैं, ठीक है। ये एक उन्होंने वे फॉरवर्ड मेंशन किया है, ठीक है। एडीआर में कौन सा आता है, एडीआर दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसमें निगोशिएशन हो गया, मेडिएशन हो गया, ठीक है, आर्बिट्रेशन, इस तरीके से जो अल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, कोर्ट में ना जाते हुए, ठीक है, हम किस तरीके से केसेस को डील कर सकते हैं वो यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। नेक्स्ट, नॉन लीगल मेजर टू एड्रेस द हेट स्पीच। सबसे पहला है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ रिलीजियस लीडर्स, ठीक है, कि उनको एम्पैथी टू बिल्ड एम्पैथी, रिलीजियस लीडर्स को जो है इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। सो वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू रिड्यूस द कम्युनल टेंशन। उसके साथ साथ ह्यूमन राइट एजुकेशन भी देना चाहिए और प्रॉपर एक डिसमिनेशन होना चाहिए रिगार्डिंग द हेट स्पीच का मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर करना चाहिए डिसमिनेशन ऑफ हेट स्पीच एंड मॉब मोबिलाइजेशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच रिलेटेड कुछ पॉइंट मेंशन किए थे। एक प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था, उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ हेट स्पीच टू द ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। पर ये उन्होंने उस टाइम पे कहा था, पर दो एक जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है कि उसको सेपरेट ऑफेंस कंसिडर करना चाहिए और एक प्रॉपर डेफिनेशन होना चाहिए, वो भी हम मेंशन कर सकते हो, ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो दोनों देखो, खुद का पॉइंट मेंशन करते वक्त या सुप्रीम कोर्ट या किसी बड़ी अथॉरिटी का पॉइंट को कोट करते वक्त जो मार्क्स है उसमें बोल सकते हैं कि डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर हम कोई देखो, अगर पॉवर्टी पे कुछ लिखते हैं, अगर हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 पॉवर्टी इतनी थी इंडिया में, तो उसको एक जो है एक एडिशनल वेटेज मिल जाता है, ठीक है। हमने किसी को कोट करते हुए हम बोलते हैं, ठीक है, हमारा क्रिटिक्स नहीं दिखाई देता है, ठीक है। हम किस तरीके से आंसर्स लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है। इसलिए देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिखते हो तो वो एक आपके लिए एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग लॉ है कि हम हेट स्पीच को डील कर सकते हैं, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ अगर होता है देन
हेड स्पीच का जो इशू है हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ये हम आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया श्रेया सिंघल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो सेक्शन 66A है ऑफ IT एक्ट 2002, ठीक है, उसको उन्होंने इशू रेज किया था इन द श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो ये हो गए हेट स्पीच रिलेटेड न्यूज़। नाउ देखते हैं कुछ न्यूज़ इन शॉर्ट्स, कुछ छोटे छोटे न्यूज़ दिए गए हैं वो कवर करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन। तो सबसे पहला है इंटरनेट शटडाउन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है, तो सबसे पहला है कि कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्टर्स, ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट दिखाई देती है। उसके बाद यस, अगर इंटरनेट बंद है तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल प्लानिंग और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन, ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन डिबेट्स, वो कहीं ना कहीं अंडरमाइन होता है। नेक्स्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, वुमेन एजुकेशन ऑफ क्रिटिकल सपोर्ट, ठीक है, मेंटल ट्रोमा ऑफ नॉट रीचिंग द लव्ड वंस, ठीक है, क्योंकि अभी देख सकते हैं कि इंटरनेट थ्रू अभी व्हाट्सअप हो गया या टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो हम अपने लव वन से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, नेट नहीं रहेगा तो। एजुकेशन सिस्टम अभी काफ़ी ऑनलाइन हुई है, तो इंटरनेट नहीं रहने की वजह से एजुकेशन सिस्टम का एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं इंटरनेट शटडाउन से। ये यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उन्होंने भी हाईलाइट किया है। उन्होंने कुछ की रिकमेंडेशन दी है, तो उन्होंने कहा है रिगार्डिंग, ठीक है, स्टेट को किस तरीके से रिकमेंडेशन उन्होंने मेंशन किया है कि क्लियर ग्राउंड होना चाहिए कि क्यों आप बंद कर रहे हो इंटरनेट। ठीक है, एक लेजिटिमेट एम होना चाहिए, ठीक है, और प्रोपोर्शनल टू द लेजिटिमेट एम। ठीक है, ये कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए व्हाइल कंसीडरिंग एनी इंटरनेट शटडाउन। नेक्स्ट टू द कंपनीज, ठीक है, तो कंपनीज जो होती है दे शुड रीइंफोर्स द एंगेजमेंट एंड द कोलैबोरेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स, वर्किंग प्रिवेंट एंड रिजर्व द कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंसेस। और कुछ डेवलपमेंट एजेंसीज को भी उन्होंने कहा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी बोला है कि they should implement a cooperation program related to the internet connectivity। and civil societies के लिए उन्होंने बोला है collaborative efforts लाना चाहिए, ठीक है, to prevent, detect and study the response regarding the internet shutdown। so these are some recommendation by the United Nation। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो इंटरनेट शटडाउन कौन से एक्ट थ्रू हम डील करते हैं, तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 जो नोटिफाई किए गए हैं अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, उसके अंडर में हम इंटरनेट शटडाउन को डील करते हैं। एंड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू द इंटर स्टेट काउंसिल मीटिंग। ठीक है, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर को लिखा है कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसकी मीटिंग एटलीस्ट 23 होनी चाहिए एक साल में। ठीक है, तो ये इसके वजह से क्या होगा, एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो मेंटेन रहेगा, और ये कहीं ना कहीं जब वो मीटिंग होगी तो वहाँ पे हम नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटेड पॉइंट मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 263 उसके अंडर में जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, दे कैन कंस्टिट्यूट अ बॉडी। एंड जो सरकारी या कमीशन थी 1988, उन्होंने बोला था कि देयर शुड बी एग्जिस्ट अ परमानेंट बॉडी रिगार्डिंग टू डील और टू टेक द डिस्कशन रिगार्डिंग इंटरस्टेट इश्यूज। तो इस बॉडी ये जो काउंसिल है उसका फॉर्मेशन किया गया। उसमें कौन कौन होते हैं, उसमें होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन, नेक्स्ट जो चीफ मिनिस्टर होते हैं सारे स्टेट के, एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज इवन जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और जिसमें नहीं है। ठीक है, वो सब। उसके साथ साथ 6 मिनिस्टर होते हैं ऑफ अ कैबिनेट रैंक इन द यूनियन कैबिनेट जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और 10 यूनियन मिनिस्टर होते हैं एज अ परमानेंट इनवाइटीज। सो दिस आर द members in the council। next functionings देखा जाए तो they used to inquire into and advising on the dispute related between the state, investigate करते हैं discussion in which two states or states and union is involved। ठीक है, coordination of policy and action लाई जाए, उस पर भी कुछ रिकमेंडेशन वो देते हैं। अगर देखा जाए तो only once in the last 6 years and the 11th time since the constitution in since his constitution in 1990। ठीक है, तो इतने टाइम ही मीटिंग अब तक हेल्ड हुई है। सो दिस इज द important point which can be noted। Moving towards the
नेक्स्ट न्यूज दैट इज राज्यसभा इलेक्शन हेल्ड फॉर द सर्वर स्टेट। ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है कुछ स्टेट्स में, तो हम देख लेते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है। तो सबसे पहला है कि राज्यसभा जो है एक परमानेंट हाउस है, उसमें 250 मेंबर्स होते हैं। उसके जो मेंबर्स हैं उसमें 238 जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, और 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट थ्रू नॉमिनेट किए जाते हैं। उनका टर्म देखा जाए मेंबर्स का तो 6 साल होता है। उसमें से 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। उसके बाद आर एस राज्यसभा का, ठीक है मैं अभी आर एस बोलूंगी, ठीक है राज्यसभा भी बोल दूंगी, ठीक है तो आप समझ जाना कि राज्यसभा के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, जो आर एस होता है, ठीक है, उनके जो मेंबर्स होते हैं अंडर द आर्टिकल 80, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स होते हैं इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और उनका जो सीट्स होती है वो अलोकेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। और जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट होता है। ठीक है, ओपन बैलेट थ्रू हो जाता है। और ठीक है, ओपन बैलेट मतलब क्या होता है कि टू टेक द क्रॉस वोटिंग ऑफ ईच पार्टी, तो एक पार्टी का ऑथराइज एजेंट जो है उनको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ओपन बैलेट कहा जाता है। ठीक है, नोटा का सिस्टम नहीं होता है इन द राज्यसभा इलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है फैक्ट रिलेटेड टू द राज्यसभा। तो आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हो सकते हैं स्पेशल नॉलेज जिनके पास होता है रिगार्डिंग डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि लिटरेचर हो गया, साइंस या आर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद 4th शेड्यूल जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सीट्स मेंशन की गई है, कितने सीट्स है, अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा स्टेट्स और यूटीज के को लेके। ठीक है, वो सारे जो सीट्स है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, वो सारा 4th शेड्यूल में मेंशन है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो रिसेंटली हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने डिलीट किया है 111 पार्टीज को जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज थी। ठीक है, तो जो एडीआर है उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, एज पर द एडीआर एनुअल ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ओनली अबाउट 8.23% RUPP, ठीक है, RUPP that is registered unrecognized political party, and the annual contribution report only 5.78% are available in the public domain। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, देखो उन्होंने, मैंने अभी जो बताया कि इन्होंने जो है इनका डिलीट किया है। ठीक है, RUPPs को डिलीट किया है, पर एक पॉइंट याद रखना, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेपरेट कलर से भी हाईलाइट किया है, जो इलेक्शन कमीशन है उनके पास पावर नहीं होती वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डीरजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी बार डिफरेंट जो कमेटी सेटअप होती है उन्होंने काफ़ी बार इस पॉइंट को रिफॉर्म करने के लिए बोला है, पर स्टिल दिस पॉइंट कंसिडर अब तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। ठीक है, तो दिस रिफॉर्म इज स्टिल पेंडिंग। तो दो उनके पास पावर नहीं होती है कि दे कैन डी रजिस्टर द पॉलिटिकल पार्टी, बट दे कैन टेक अप वेरियस इश्यूज। तो उन्होंने अभी इशू लिया है, दे कैन टेक द इशू रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज एंड दे कैन सीक अ मैंडेटरी कंप्लायंस फ्रॉम द पार्टीज कि वो डिस्क्लोज करे उनकी रिगार्डिंग डोनेशन हो गया या रिगार्डिंग डिटेल रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्शन कमीशन ले सकती है फ्रॉम द पार्टीज। अभी यहाँ पे कुछ इश्यूज देखते हैं रिगार्डिंग रजिस्टर एंड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, तो मे बी मेनी पार्टीज जो है दे मे फाउंड एग्जिस्ट ओनली ऑन द पेपर। ठीक है, तो ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिसयूज किया जा सकता है ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन ऑन द डोनेशन एंड सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी इन्वॉल्व, दे आर इन्वॉल्व इन सीरियस फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी एंड मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सारे पॉइंट रिगार्डिंग द रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट इज द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा। तो ये जो सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है टू मेक ऑल द वर्क्स एंड द डाटा रिलेटेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडी अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, तो अवेलेबल ऑनलाइन रहेंगे बोथ टू द सिटीजन एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ अ असेंबली। ठीक है, तो ई विधान जो है is redesignated as नीवा। ठीक है, तो ई विधान था पहले, उसको भी रीडेजिग्नेट किया गया है एज ए नीवा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो है वो नोडल मिनिस्ट्री रहेगी फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट को डील करने के लिए। ठीक है, अब
नेक्स्ट न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे बस छोटा मोटा पॉइंट है, ठीक है। ये देखो, ये जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ इन शॉर्ट, मोस्टली हम उसको ना एक एडिशनल एनरिचमेंट या जो सॉल्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम जो स्प्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, कि हमारा खाना थोड़ा ज़्यादा टेस्टी हो जाए उस टाइप में, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर को थोड़ा एनरिच करने के लिए ये जो छोटे छोटे पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट आता है तो हम ये मेंशन कर सकते हैं नीवा के बारे में, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ने लाया है, ठीक है। तो ये छोटा पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये बस उनका नाम याद रखो और किस बॉडी ने बनाया है या किसके अंडर में ये डील करता है, बस वो इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट इज अ कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम अ मल्टीपल सीट। तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, रिसेंटली उन्होंने पुश किया है कि अमेंडमेंट होनी चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, कि जो पर्सन है जो कंटेस्ट करते इलेक्शन फॉर मोर देन 1 सीट, उनको बार करना चाहिए, ठीक है, या अल्टरनेटिव हेफ्टी फाइन वगैरह इंपोज करना चाहिए, ठीक है। तो दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट और लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने भी रिकमेंड किया था फॉर रेस्ट्रिक्टिंग 1 कंटेस्टेंट टू 1 सीट, ठीक है, एक कंटेस्टेंट एक सीट के लिए जो है खड़ा हो फॉर द इलेक्शन, ऐसा उन्होंने भी रिकमेंड किया गया था। और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है इसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है जो सेक्शन 33(7) है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, एक जो कैंडिडेट है दे कैन कंटेस्ट फॉर मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो इशू क्या हो रहा है अभी, क्यों ये पॉइंट आ रहा है कि अभी एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में वो तो कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्शन कंटेस्ट, पर यहाँ पे अभी ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मतलब नॉट मोर देन 1 सीट इलेक्शन शुड बी कंटेस्टेड बाय 1 मेंबर, ठीक है। तो कुछ इश्यूज हो गए इसी वजह से बोल रहे। तो इशू क्या है, तो सबसे पहला है इनकन्सिस्टेंसी इन द आरपीएम, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है कि एक पर्सन जब एक सीट से, दोनों सीट से अगर इलेक्ट होता है तो उनको एक सीट वैकेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो, अगर पर्सन एक पीपल जो है, ठीक है, दोनों उस पर्सन को इलेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, मतलब उनको उस पर्सन को इलेक्शन में जब वो वोट करते हैं, ठीक है, तो उस पर्सन के लिए उनका सारा जो होता है कि वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। पर जो पर्सन एक सीट को वैकेंट करता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पीपल के ट्रस्ट को भी जो है हार्म कर सकता है। उसके साथ साथ इतना पैसा लगता है इलेक्शन को कंटेस्ट करने के लिए, तो पब्लिक एक्सचेकर पे भी स्टेन आता है, ठीक है। बाई इलेक्शन कंटेस्ट करना, फिर से उतने पैसे लगाना, ठीक है, सारा एक पॉइंट आ जाता है। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट टू द वोटर्स, यस, वोटर फैटिग, ट्रैवलिंग करना, फिर से जाके प्रोसेस वो सारा करना, ठीक है। वो ये सारा पॉइंट देखते हुए इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी पुश कर रहे हैं कि देयर शुड बी एन अमेंडमेंट एंड देयर शुड बी अ बार ऑन द पीपल फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन फॉर मोर देन 1 सीट। नेक्स्ट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो पॉलिटिक्स क्राइसिस देखा जाए, पॉलिटिकल क्राइसिस देखा जाए महाराष्ट्र की, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे आया गया है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल से डील करता है वाया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। उस एंटी डिफेक्शन लॉ में कुछ ग्राउंड मेंशन किए गए हैं किस तरीके से हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मेंबर्स को। तो अगर कोई मेंबर जो है इफ अ मेंबर वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, जो हाउस ने डिसाइड की हो, ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रायर परमिशन भी नहीं ली हो कि हम आपके या पार्टी के डिफरेंट वोट कर रहे हैं, ठीक है, विद इन 15 डेज का जो टाइम स्पैन है, ठीक है। अगर वोट फिर भी पर्सन जो है उसके पार्टी के अपोजिट वोट करता है या और अ पर्सन एब्सटेंड फ्रॉम वोटिंग, इन दिस केस द पर्सन कैन बी डिस्क्वालीफाइड। नेक्स्ट, नॉमिनेटेड पर्सन जो होता है या नॉमिनेट मेंबर जो होता है, इफ ही जॉइन द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, या कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही जॉइन द पार्टी, any political party, then these are the three grounds which are mentioned in anti-defection law and they are considered as a ground for disqualification. However, there are some exception. The exception सबसे पहला है कि अगर पार्टी का मर्जर होता है, अगर एटलीस्ट 2/3 ऑफ अ मेंबर फेवर करते हैं, ठीक है, टू द मर्जर, देन उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कंसिडर करते हैं। और सेकंड है कि अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा इफ or chairman of Rajya Sabha if he resign from the party after being elected for this post, तो उसको हम एज अ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है यहाँ पे जो बोला है कि जो स्पीकर का या चेयरपर्सन का
जो है रिज़ाइन करना, ये ब्रिटेन में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है कि जो पर्सन है एज अ स्पीकर का रोल परफॉर्म करते हुए या चेयरपर्सन का रोल, चेयरमैन का रोल परफॉर्म करते हुए, ठीक है, वो एक अकाउंटेबल रहे और वो ट्रांसपेरेंट रहे, या वो किसी भी टाइप का बायसनेस ना हो उसके डिसीजन लेते वक्त, ठीक है, या किसी को बिल की हियरिंग के वक्त, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करे, या सारे जो बिल है, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करते हुए या सबको इक्वली कंसिडर करते हुए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें, ठीक है। इसके लिए उनका जो है रेजिग्नेशन एक पॉजिटिव रहेगा, ऐसा काफ़ी जो कमिटीज़ हैं उन्होंने रिकमेंड भी किया है। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो हम ये वे फॉरवर्ड, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा पे, तो हम ये एज अ वे फॉरवर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑफिस, ठीक है, ये हम मेंशन कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो अगर रिज़ाइन करते हैं, ये ब्रिटेन में ये फॉलो किया जाता है, इस तरीके से हम पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सारा एंटी डिफेक्शन लॉ रिलेटेड न्यूज़। अब है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस इनके थ्रू लाई गई है, एंड उनके थ्रू बताए गए बाय एनुअल रिपोर्ट होती है विच मेनली कवर्स द एस्पेक्ट डील्स विद इम्प्रूवमेंट of a government delivery of a citizen-centric services by the government, and it also covers the various best practices across the country, ठीक है। तो ई गवर्नेंस जो है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो ई गवर्नेंस क्या है? इट इज़ अ यूज ऑफ ICT एट ऑल द लेवल, ऑल लेवल मतलब of a government to transform the relation with the citizen, businessmen and the other arms of the government, ठीक है। तो ये ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट जो है नेशनल लेवल की रिपोर्ट, उसके बारे में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये रिपोर्ट में कुछ पॉइंट दिया है कि ई गवर्नेंस के सेक्टर में किस तरीके से कौन से स्टेट ने परफॉर्म किया है। तो केरला जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस दिखाया है, ठीक है, ई गवर्नेंस के पॉइंट में, ठीक है, जो इस रिपोर्ट में कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि इंक्रीज हुआ डिलीवरी सर्विस, ई डिलीवरी सर्विसेज, राइज इन द यूज ऑफ इंटीग्रेटेड एंड सेंट्रलाइज पोर्टल एंड इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द असेसमेंट पैरामीटर्स को, और ये तीनों पॉइंट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, और केरला सबसे टॉप में है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में देखा जाए तो मेघालय, नागालैंड आर द लीडिंग स्टेट, एंड यस यूटीज में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का रैंक है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन न्यूज़ देखा जाए तो सबसे पहला है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो WTO ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है। तो ये सक्सेसर थे गैट का, गैट दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। तो यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, उन्होंने उसमें जिनेवा पैकेज का जो है उस पर एग्री किया गया था। तो इसमें क्या कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है जो इस पैकेज में मतलब मेंशन है, तो सबसे पहला है कर्टेलिंग द हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज, ठीक है, जो इनलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग है, ठीक है, उस पर तो कर्टेल किया गया है हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज को। नेक्स्ट इज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, देयर विल बी द बाइंडिंग डिसीजन टू एग्जेम्प्ट द फूड जो परचेज किया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर द ह्यूमैनिटेरियन पर्पस। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ट्रांसमिशन लाइक म्यूजिक, ई बुक, फिल्म्स एक्सेट्रा। इनको इसके बारे में भी जो मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो दे विल एग्री टू कंटिन्यू द लॉन्ग स्टैंडिंग moratorium on a custom duty on e-commercial transmission। नेक्स्ट COVID-19 वैक्सीन रिलेटेड भी पॉइंट आया है कि टेम्पररी वेवर दिया गया है अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है। और सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी डिक्लेरेशन में अगर पॉइंट में देखा जाए तो WTO के जो मेंबर्स हैं दे had committed to launch a working program to identify the new challenges for while implementing the sanitary and phytosanitary declaration agreement, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए सारे पॉइंट करंट अफेयर रिलेटेड, ठीक है। तभी हम कुछ डिटेल देखते हैं WTO का।
तो कुछ मेजर एग्रीमेंट साइन हुए थे WTO में, जैसे कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, जो मेनली डील करता है रिगार्डिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मार्केट एक्सेस हो गया, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑन एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन, ठीक है, ये सारा एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डील करता है। नेक्स्ट एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट में अगर देखा जाए तो डिफरेंट IPR राइट्स हो गए, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, इन सारे इश्यूज के रिलेटेड जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स में कवर किया जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड साइटोसैनिटरी मेजर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन अ टेक्निकल बैरियर, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर में डिफरेंट टाइप के जो इश्यूज हैं, ठीक है, रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, ठीक है, उनको डील करने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू द ट्रेड। नेक्स्ट एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं ये इस एग्रीमेंट के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट इज GATT, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। सो दिस आर फ्यू एग्रीमेंट जो WTO में है। अब हम देखते हैं, अभी ये हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है, ये 5-6 पॉइंट्स, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जैसे मैंने बोला कि दे आर गोइंग टू कर्टेल द फिशिंग सब्सिडीज, तो ये जो पॉइंट है तो एक्सपर्ट्स ने ऐसे बोला है कि देर इज नोवेयर मेंशन ऑफ स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो डेवलपिंग कंट्री को दी जाएंगी, ठीक है, वाइल इम्प्लीमेंटिंग द कर्टेलिंग ऑफ अ फिश सब्सिडीज। तो ये जो स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज को मिलता है, ये गाइडलाइन जो है इसमें फॉलो नहीं की जाएंगे, इस पर कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम रह सकता है डेवलपिंग कंट्रीज, दैट इज इंडिया। नेक्स्ट एग्जेम्पशन किया गया है फॉर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंस्ट्रेंट आ सकता है फॉर इंश्योरिंग अ डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। तो उसके साथ साथ इंडिया जो है डिमांड कर रहा है टू सीक अ परमानेंट सोल्यूशन ऑफ अ पब्लिक स्टॉक होल्डिंग PDS, ठीक है, जो PDS सिस्टम चलता है फॉर फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर भी परमानेंट सोल्यूशन लाया जाए, ठीक है, उस पर भी कुछ डिस्कशन हुआ नहीं है। उसके साथ साथ जो एग्जाम्पशन लाया गया है फॉर अ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो वो कहीं ना कहीं कंस्टेंट ला सकता है इन द वर्किंग ऑफ इंश्योरिंग फूड डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट अभी जो वेवर देखो, जैसे पता है कि कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने काफ़ी बार डिमांड किया था कि वेवर होना चाहिए और फॉर IPR, पर अभी इन्होंने इस एग्रीमेंट थ्रू जो लाया है, तो वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल जो डिमांड हो रही थी इंडिया और साउथ अफ्रीका थ्रू, वो ओरिजिनल डिमांड से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये वेवर लाना और इंडिया का जो डिमांड था रिगार्डिंग द वेवर वो थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से ये एक मेजर इम्प्लीकेशन रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या डिफरेंट है उसमें, द करंट एग्रीमेंट इज द वाटर डाउन वर्जन ऑफ ओरिजिनल प्रपोजल जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने मेंशन किया था, विच डिमांड ऑन अ ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर ऑन वैक्सीन एज वेल एज द ट्रीटमेंट एंड द टेस्ट। नेक्स्ट इज ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन। तो ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ आस्क्ड WTO कि वो रिव्यू करें जो उन्होंने मॉनेटेरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज लाई है इन द ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन टाइप इन ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स, तो उसको फिर से एक बार रिव्यू किया जाए, ऐसा उन्होंने बोला है, बिकॉज इट कैन समवेयर हार्म द फाइनेंशियल और इट कैन हैव सम फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेंशन भी किया है, एक्सटेंडिंग द ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस ड्यू टू द मॉनेटेरियम मे रिजल्ट द लॉस ऑफ $10 बिलियन पर एनम ग्लोबली, ठीक है, तो ये लॉस हो सकता है ग्लोबली, तो यस इंडिया विल ऑल्सो अफेक्ट एंड दिस इज वन ऑफ द पॉइंट या वन ऑफ द इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग द न्यू एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये सारे इम्प्लीकेशन होंगे ऑन इंडिया, ठीक है। तो और कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज देखा जाए इंडिया और WTO के बीच में, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सब्सिडीज, ठीक है। तो जो WTO का जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया था एग्रीकल्चर ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, तो उसमें जो है कुछ बॉक्सेस होते हैं, उसमें से एक बॉक्स है एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में मेंशन किया गया है कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो ट्रेड को डिटोरिएट करती है। तो इंडिया का जो MSP सिस्टम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको एम्बर बॉक्स में मेंशन किया है। तो इंडिया ने ऐसे चैलेंज किया है कि MSP का जो मोटिव है मेनली फूड सिक्योरिटी है, ठीक है, MSP में हम एक्सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है, और ये जो प्राइस है मेनली हमने डिसाइड की थी फॉर इंश्योरिंग द फूड सिक्योरिटी। तो ये कहीं ना कहीं आपका MSP में मेंशन करना
ये इंडिया को सही नहीं लगता और इस पे इंडिया ने चैलेंज किया है, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर ऑफ अ ट्रेड, ठीक है। तो जो सैनिटरी और साइटोसैनिटरी मेजर्स है या टेक्निकल बैरियर ऑफ अ ट्रेड है, ठीक है, जो नॉन टैरिफ बैरियर के इसमें आते हैं, ठीक है, उसको रैशनलाइज और स्टैंडर्डाइज होना चाहिए, ऐसा इंडिया ने बोला है। उसके साथ निगोशिएशन ऑन अ नॉन ट्रेड इश्यूज जैसे कि एनवायरमेंट हो गया, लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, उस पर भी इंडिया ने अपना जो है कंसर्न दिखाया है और ये जो इश्यूज हैं वो अब तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। और जो जीआई टैग है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए जिससे हमारे डोमेस्टिक गुड्स को जो है एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में मार्केट मिले, ठीक है, ऐसा इंडिया का पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी कंसिडर नहीं किया है डब्ल्यूटीओ ने, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे इंडिया ने बोला है कि यस देयर शुड बी अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द जीआई प्रोडक्ट, जैसे कि उनका हमें जैसे जानते हैं हमारे बासमती राइस और दार्जिलिंग टी काफ़ी ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उनका प्रोटेक्शन हाई लेवल प्रोटेक्शन होना चाहिए, पर यस अब तक अनरिजॉल्व इशू ही है। एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, उस पर भी एक पॉइंट आ गया है कि एक फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन होना चाहिए ऑफ अ ट्रिम्स एग्रीमेंट इन केस ऑफ अ डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस पॉइंट को भी जो है कंसिडर किया जाए, ऐसा इंडिया ने बोला है, पर यस देयर आर अनरिजॉल्व इश्यूज बिटवीन द इंडिया एंड डब्ल्यूटीओ। सो देयर आर सम चैलेंजेस फेस बाय डब्ल्यूटीओ एंड इट्स सॉल्यूशंस। यहाँ पे पॉइंट कुछ मेंशन है कि कुछ इश्यूज और उस इश्यूज के क्या चैलेंजेस हैं एंड पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इशू ऐसा है कि इनइफेक्टिवनेस अगेंस्ट चाइनाज पॉलिसी। तो डब्ल्यूटीओ जो है हैज़ नॉट बीन एबल टू काउंटर द चाइनाज प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड या ट्रेड मैनिपुलेशन। तो उसके लिए एक सोल्यूशन यहाँ पे मेंशन है कि डब्ल्यूटीओ जो है मस्ट बी स्ट्रेंथन इट एनफोर्समेंट, ठीक है। तो उनका जो एनफोर्समेंट होता है, ठीक है, वाइल डीलिंग द ट्रेड अनफेयर प्रैक्टिसेस, तो उसका जो एनफोर्समेंट है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। दिस इज अ पोटेंशियल सोल्यूशन। नेक्स्ट इज अ ग्लोबल चेंज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया प्ले एन large role in a trade regime in the current era. So तो ये जो है चेंज दिखाई दे रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक के केस में। तो उसमें क्या होना चाहिए, तो एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए डब्ल्यूटीओ का, कि जो चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमिक के एक्सपेक्ट में ग्लोबली, तो उसको प्रॉपरली डील करने के लिए एक प्रॉपर इकोनॉमिक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये एक प्रॉपर बैलेंस से उनको जो है डब्ल्यूटीओ को डील करना चाहिए, एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। दिस dysfunctional WTO appellate body. So US has systematically blocked the appointment of a new appellate body member, and which is believed this has resulted in unfavorable ruling for US in its ट्रेड डिस्प्यूट। तो इसको डील करने के लिए कॉन्क्रीट एफर्ट की नीड है कि देयर शुड बी एक एपिलेट बॉडी होना चाहिए फंक्शनिंग और डिस्प्यूट प्रॉपर उसका फंक्शन होना चाहिए और उसको डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम के लिए ऑपरेट करने के लिए उसको लाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एज अ डिसीजन मेकिंग इज थ्रू कॉन्सेंसस, तो इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम। तो इस प्रोसेस को फास्ट करना चाहिए और डिफरेंसेस जो है उसको कॉमन ग्राउंड पे अराइव करना चाहिए। दिस इज अ सॉल्यूशन। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि कुछ कंट्रीज को ज़्यादा फेवर है, कुछ कंट्री को नहीं है, तो देयर शुड बी फुल्ली रिप्रेजेंटेशन, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट इज इफ मूव टूवर्ड्स द बायलैटरल रीजनल प्लूरिलैटरल ट्रेडिंग रेजिम, तो एक प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर डिफाइन होने चाहिए वाइल कंसिडरिंग द इमर्जिंग सिनेरियो बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। जो दो कंट्री के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड वगैरह होते हैं, तो एक प्रॉपर रूल्स एंड प्रोसीजर होने चाहिए while considering the emerging scenario. Next is the effect of a COVID-19, ठीक है। तो जो WTO है उसको एक प्रॉपर उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए कि कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे हम जो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, इसलिए ग्लोबल WTO को जो है स्ट्रेंथन होना चाहिए। सो दिस आर सम पॉइंट्स। Next is the alternative to the Belt and Road Initiative. So United Nations it aims to raise around $200 billion over a 5-year and to fund
द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द डेवलपिंग कंट्री जो G7 इनिशिएटिव के अंडर में आती है, और इसको मेनली ऐसा कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए लाया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी ये इन्होंने तो यूएस ने तो बोला है दे विल रेज दिस मच अमाउंट नेक्स्ट 5 ईयर। उसके साथ साथ चाइना को काउंटर करने के लिए उन्हें काफ़ी डिफरेंट मेजर्स भी लाए हैं, जैसे कि उन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड करके एक इनिशिएटिव लाया था। उसके साथ साथ दिस एफर्ट इज नाउ ऑल्सो कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फॉर अ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए ये कुछ पॉइंट्स है। अभी हम देखते हैं कि ये पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट क्या है। इट मेनली सीक टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू द चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है इन द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने हार्डवेयर बोला है। तो मेनली ऐसा है कि जो चाइना का नियरली $1 ट्रिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है इन हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड, उसको उसका अल्टरनेटिव जो है उसको सीख करने के लिए ये जो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उसको लाया है, ठीक है। G7 इनिशिएटिव भी यहाँ पे मेंशन है। G7 इनिशिएटिव में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि क्लीन एनर्जी, हेल्थ सिस्टम, जेंडर इक्वालिटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 मेजर क्राइटेरिया के अंडर में फंडिंग की जाएंगी, ऐसे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि G7 है क्या, ठीक है। इतने बार तो मैंने G7 का जिक्र किया, तो G7 एक्चुअली है क्या। तो एक इनफॉर्मल फोरम है ऑफ ए लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन, जिनकी मीटिंग एनुअली होती है, और वो मेनली डिस्कस करते हैं इश्यूज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनर्जी पॉलिसीज वगैरह, ठीक है। तो इसके मेंबर्स देखा जाए तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड नेशन एंड यूनाइटेड स्टेट। तो इंडिया जो है, इंडिया इज इनवाइटेड अलोंग विद अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका एज अ गेस्ट करके उनको इनवाइट किया गया था इन द रीसेंट समिट। तो इनिशियली जो G7 था वो उसको G8 हुआ था, ठीक है, बीच में, जहाँ पे रशिया ने ज्वाइन किया था। पर जब 2014 में रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया था, उसके बाद रशिया को फिर से हटाया गया और फिर से G7 जो है, G8 जो है G7 बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन है लाइफ कैंपेन करके, ठीक है। तो एट द रीसेंट G7 समिट इंडिया ने हाईलाइट किया है ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर अ एनवायरमेंट कैंपेन, जिसका अगर मेन देखा जाए या गोल देखा जाए तो वो इंकरेज करता है फॉर इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया गया बाय द PM ड्यूरिंग द 26th यूनाइटेड नेशन चेंज क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ अ पार्टी 2021 एट अ ग्लासगो, ठीक है। तो इसमें 3 P's को कंसिडर किया जाता है। व्हाट इज 3 P's? दैट इज प्रो, प्लैनेट, पीपल। सो दिस इज रिगार्डिंग लाइफ कैंपेन। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया G7 के बारे में, और उसके बाद हमने लाइफ कैंपेन भी देख लिया। अभी हम देखते हैं BRI क्या है। तो BRI है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मेनली चाइना थ्रू की जा रही है, ठीक है। तो ये जो BRI इनिशिएटिव है वो मेनली 2 जो इनिशिएटिव को कंबाइन करता है, ठीक है। जो है पहला लैंड बेस है, ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, और 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हुए BRI बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द बेल्ट एंड रोड पोर्टल के अकॉर्डिंग 71 कंट्रीज जो है इस इनिशिएटिव का पार्ट है, जो मेनली मोर देन थर्ड ऑफ अ वर्ल्ड GDP है एंड 2/3 ऑफ अ पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड करती है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक मैप दी है कि ये सारे का जो कनेक्शन है, ठीक है, जो सिल्क रोड इनिशिएटिव और मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, इन दोनों को कंबाइन करके BRI में जो है, ठीक है, कंबाइन हुआ है BRI। तो ये सारा हो गया, ठीक है, रिगार्डिंग BRI। अब देखो BRI तो है, तो पर इसका अल्टरनेटिव क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। जो इतना ट्रांस कॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी है इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ इसके साथ साथ इकोनॉमी का भी इंटीग्रेशन हो रहा है कंट्री का, पर फिर भी इसके अल्टरनेटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो अल्टरनेटिव इसलिए है कि ये जो इनिशिएटिव है ये फ्रेगमेंटेड नेचर का है, ठीक है। बिल्ड एंड रोड इनिशिएटिव इज नॉट यूनिफाइड कोहेरेंट स्ट्रेटेजी बट एक फ्रेगमेंटेड कलेक्शन ऑफ अ बायलैटरल एग्रीमेंट मेड ऑन अ डिफरेंट टर्म्स। नेक्स्ट, इसकी जो लोन है, ठीक है, जो लोन दिया जाता है while
इम्प्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो ओपेक नहीं है, ठीक है, वो एक ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट का इशू आ जाता है, ठीक है। तो चाइना का जो मेनली पॉलिसीज है कि लोन दे देती है, फिर जो कंट्री है वो उसको रिजॉल्व नहीं, वापस नहीं दे पाती है, तो उसके बाद वो जो कंट्री है एज अ डेप्थ में चली जाती है। तो दस वी कैन से दैट कि डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी जो है वो इस इनिशिएटिव थ्रू चाइना इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसलिए उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम श्रीलंका ने उनसे लोन लिया था पर श्रीलंका दे नहीं पाया, तो इसके वजह से हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो चाइना को जो है लीज पे दिया है ऑन फॉर 99 ईयर इन 2017, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी का। एंड देन पॉलिटिकल ब्लैकलैशेस, ठीक है, प्रॉपरली एक जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की वजह से किस तरीके से फंडिंग होती है या किस तरीके से बिडिंग प्रोसेस होती है, तो ये कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकल बैकलैश लाती है, ऐसा भी कहा जाता है। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि इन 2018 में मलेशिया ने देयर वाज अ कैंपेन अगेंस्ट द ओवर प्राइस ऑफ अ BRI इनिशिएटिव, ठीक है, BRI का इनिशिएटिव ओवर प्राइस होने की वजह से मलेशिया में कैंपेन उसके अगेंस्ट में लाया गया था। उसके बाद स्लो प्रोसेस है ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ठीक है, ये प्रोसेस जो है काफ़ी सालों से चल रही है एंड देर इज स्लो प्रोसेस, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, सो दिस इज ऑल्सो एन इशू। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कॉस्ट, ठीक है, तो इन्वायरमेंट इतना ट्रांस कॉन्टिनेंटल कनेक्शन जब वो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी है, ठीक है, कहीं कहीं फॉरेस्ट का डैमेज या कहीं कुछ इकोलॉजी का डैमेज जो है वो हो सकता है, इसलिए ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। सो दस वेरियस अल्टरनेटिव्स हैज बीन एक्सप्लोरिंग अगेंस्ट द BRI इनिशिएटिव। तो इंडिया रिलेटेड कंसर्न अगर देखा जाए तो सबसे पहला है जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ठीक है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स है BRI के, ठीक है, चाइना के, तो वो कुछ स्मॉलर साउथ एशियन कंट्रीज़ और इंडियन ओशियन के पास के जो स्टेट्स है उसमें है, तो जिस वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उस एरिया में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया और चाइना का उतना रिलेशन अच्छा नहीं होने की वजह से उनका अगर प्रेजेंस, चाइना का प्रेजेंस उन स्टेट्स में, उन कंट्रीज़ में बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया का जो है उनके रिलेशन में एक डिटोरेटिंग फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है, अंडरमाइन हो सकता है इंडिया का इन्फ्लुएंस उन स्टेट्स में, उन कंट्रीज में। सो हाँ, हम बोल सकते हैं कि जियो पॉलिटिकल कंसर्न भी अराइज होता है विथ रिस्पेक्ट टू BRI एंड इंडिया। नेक्स्ट इज अ सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी इशू, ठीक है। तो जो पाकिस्तान, जैसे हम जानते हैं कि ये हो गया इंडिया का पार्ट, सॉरी मैंने डायग्राम अच्छी नहीं ड्रॉ की है, तो यहाँ पे चाइना हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया और यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, ठीक है। तो एक जो पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर रीजन से जाता है, ठीक है, POK रीजन से पास होने की वजह से वो कहीं ना कहीं इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करता है, इसलिए भी एक मेजर कंसर्न हो सकता है, ठीक है। सो दिस आर सम कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया, कंसर्न रिगार्डिंग BRIs। सो व्हाट आर द अदर अल्टरनेटिव्स, जो देखो मैंने अल्टरनेटिव्स क्यों लाए हैं वो तो हमने देख लिया, अभी कौन से अल्टरनेटिव्स लाए हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला अल्टरनेटिव्स है कि यूरोपियन यूनियन ने जो है उन्होंने ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट लाया है, उसके साथ साथ एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर लाया गया है, ठीक है, इंडिया और जापान का इन 2017, कि वो क्वालिटी एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाए इन अफ्रीका। सो दिस आर बोथ इनिशिएटिव, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे 2 पॉइंट मेंशन है कि इंडिया का कुछ रिस्पॉन्स किस तरीके से रहा है, कि इंडिया का जो प्रेजेंस है साउथ एशियन कंट्रीज़ में या कुछ जो इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज़ में वो बरकरार रहे, इसलिए इंडिया ने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि उन्होंने मौसम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एंड इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज़ के साथ, उसके साथ साथ सागर जो इनिशिएटिव है वो भी उन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। उसके साथ साथ चाइना और नेपाल और मालदीव्स जो हमारे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है उसके साथ भी हमारी जो रिलेशन है वो बरकरार रहे, इसलिए इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है उन सारे कंट्रीज़ में। सो दिस इज रिगार्डिंग द BRI। नेक्स्ट इज नाटो, ठीक है, नाटो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो नाटो का अगर कंसेप्ट देखा जाए तो बिफोर कमिंग टूवर्ड दिस रिगार्डिंग डिटेल रिगार्डिंग नाटो, तो नाटो की अभी समिट हुई थी, उसके बारे में कुछ आउटकम देख लेते हैं, देन आई विल डिस्कस द नाटो के पॉइंट, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ ज़्यादा तो बोल नहीं सकते खास, पर स्टिल
कि 2022 स्ट्रैटेजिक कंसेप्ट लाया गया था, एक नाटो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट लाई गई थी जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जो रशिया जो है वो कहीं ना कहीं थ्रेट है टू द अलाइड सिक्योरिटी को, और जो चाइना का जिक्र भी किया गया है, ठीक है, चाइना का इमरजेंस जो है कहीं ना कहीं थ्रेट है, उसके साथ साथ टेररिज्म, साइबर और हाइब्रिड थ्रेट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सारों को जो है नाटो गाइडिंग डॉक्यूमेंट में लाया गया था, एंड उन तीनों को जो है कंसिडर किया गया था एज इमर्जिंग सिक्योरिटी रियलिटी, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें सपोर्ट टू यूक्रेन एंड अदर पार्टनर्स जो रिस्क में हैं उनके बारे में भी डिस्कशन हुआ था, और उसके बाद क्लाइमेट रिलेटेड इशू पे भी डिस्कशन हुआ था कि देयर विल बी एन एग्रीमेंट टू कट ग्रीन हाउस गैसेज बाय द नाटोज कंट्री, ठीक है। तो अभी नाटो क्या है, तो नाटो 1949 में फॉर्म हुआ था, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस है। तो इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर्स है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, ठीक है, और ये बाकी जितने कंट्रीज है यहाँ पे जो मेंशन है कि ये सारा 12 कंट्रीज ने इन्होंने फाउंड किया था। मेनली अगर स्टोरी देखी जाए नाटो का फाउंडेशन की, ठीक है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस रिलेटेड फॉर्म किया गया था। पर हम जैसे जानते हैं उस टाइम पे जब 1949 के टाइम पे वर्ल्ड में मेजरली दो पावर थी, एक थी यूएस वाली साइड और एक हो गई सोवियत यूनियन वाली साइड। तो नाटो को काउंटर करने के लिए एक वर्सो पैक्ट भी लाया गया था, पर जैसे सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1991 में, तो जो वर्सो पैक्ट था वो भी डिसइंटीग्रेट हम बोल सकते हैं, उसका भी इट ऑल्सो डेड ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। पर नाटो जो है वो बरकरार रहा। तो नाटो के ऐसा है कि नाटो में एक ओपन डोर पॉलिसी है, तो वहाँ पे जो बाकी रीजन्स है वो आ सकते हैं, ठीक है। किसी रीजन को अगर नाटो ज्वाइन करना है फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी पर्पस तो वो उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो नाटो की हो गई ओपन डोर पॉलिसी, ठीक है। तो कुछ इश्यूज हैं विद नाटो। तो सबसे पहला है कि कॉन्फ्लिक्टिंग एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अमंग द मेंबर्स, ठीक है। तो नाटो के मेंबर्स में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस इन ओपिनियन है, और नाटो में कुछ क्लियरली डिफाइंड मिशंस नहीं है, ठीक है। उन्होंने बोला तो है कलेक्टिव सिक्योरिटी रिलेटेड फॉर्म किया है, पर किस तरीके से कुछ प्रॉपर एक डिफाइंड मिशन भी फॉर्म नहीं है। उसके साथ साथ alliance is losing its edge in a strategic competition because due to increasing in technology advances and military capabilities, ठीक है, and ऑल्सो इंक्रीजिंग पॉलिटिकल एग्रेशन ऑफ रशिया। तो एक प्रॉपर जो है अलायंस में एक स्ट्रैटेजिक कंपटीशन अराइज हो रहा है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। तो ये सारे हो गए इश्यूज रिगार्डिंग द नाटो। अब हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ अ नाटो इन द प्रेजेंट टाइम। तो सबसे पहला है कि टू डील विद द रैपिड चेंजिंग सिक्योरिटी, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो जो कंट्री जो वर्ल्ड में डिफरेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको डील करने के लिए नाटो जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कुछ सब पॉइंट में भी मेंशन है, जैसे कि नाटो कंडेम द रशियाज एग्रेशन, ठीक है, और जो यूक्रेन की सॉवरेनिटी और इंडिपेंडेंस को वो सपोर्ट करता है। कुछ मिलिट्री फोर्सेस भी उन्होंने डिप्लॉय किए थे अफगानिस्तान में, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अफगानिस्तान में जैसे हम जानते हैं कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट का होम कहा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी मिलिट्री फोर्सेस उन्होंने वहाँ पे डिप्लॉय किए थे। और नेक्स्ट है कि NATO played an important role and acted as a key pillar in the fight against the Islamic State of Iraq and Syria. So these are some point जिससे हम समझ सकते हैं कि नाटो का इम्पोर्टेंस किस तरीके से है फॉर डीलिंग द चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस और सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट रिस्पॉन्स टू द कोविड, ठीक है, कोविड टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा नाटो के कंट्रीज़ का सपोर्ट रहा है, जैसे कि दे हैव प्रोवाइड प्रोटेक्टिंग मिलिट्री पर्सनल, फैसिलिटेट किया एयरलिफ्ट ऑफ क्रिटिकल मेडिकल सप्लाईज एंड हार्निश किया रिसोर्सेज टू डिलीवर एन इनोवेटिव रिस्पॉन्स। सो दिस आर सम रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग द कोविड। एंड यस ऐसा पहली बार हुआ है कि 4 इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो हैं उन्होंने नाटो की सबमिट को ज्वाइन किया। उनमें से कौन सी कंट्रीज थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। सो दिस इज रिगार्डिंग द नाटो। नाउ रिगार्डिंग ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के लीडर्स ने रिसेंटली अडॉप्ट किया है अ ब्रिक्स डिक्लेरेशन इन अ 14 ब्रिक्स समिट जो चेयर की थी चाइना ने।
तो यहाँ पे देख लेते हैं इस समिट में क्या डिस्कस हुआ था। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं इस समिट की। तो सबसे पहला इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव को प्रपोज किया। इंडिया ने प्रपोज किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन डाटाबेस फॉर द ब्रिक्स डॉक्यूमेंट जो है, एंड उसमें साथ साथ रेलवे रिसर्च नेटवर्क और एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द एमएसएमईज, इस तरीके से कुछ इनिशिएटिव जो है। उसके साथ साथ येस देयर इज अ स्टार्टअप इवेंट को भी जो है ऑर्गेनाइज किया जाएंगे। इंडिया विल ऑर्गेनाइज अ ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट। तो ये सारे इनिशिएटिव हो गए इंडिया ने जो प्रपोज किए ब्रिक्स के मीटिंग में, ठीक है। एंड नेक्स्ट समिट में ऐसा भी डिस्कस किया था कि देयर शुड बी अ डिनायल ऑफ अ सेफ हेवन टू द करप्शन, ठीक है। सेफ हेवन जो कंट्रीज मानी जाती है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा टैक्स कम होने की वजह से जो एमएनसीज है वो उस कंट्री में जाती हैं, वहाँ पे इस्टेब्लिश करती हैं उसका फर्म वगैरह, तो बाकी कंट्रीज में कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे टैक्स वगैरह कम होने की वजह से। तो ये जो कंट्रीज होती है, ठीक है, जो एमएनसीज को या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए अपना टैक्स कम रखती है, उसको हम सेफ हेवन करते हैं, ठीक है। तो डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू द करप्शन, इस पॉइंट पे भी डिस्कशन किया गया था। एंड यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स में 5 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज है उसमें 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, 16% ऑफ शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड टोटल कंबाइंड देखा जाए एरिया तो 29.3% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारा कवर है। तो ब्रिक्स हम समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इनका मेन एम है कि पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ऑफ द वर्ल्ड को प्रमोट करे, ठीक है। और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखा जाए, और ये एक पॉइंट हो गया कि रिसेंटली ईरान और अर्जेंटीना जो है आर अप्लाइड, दे हैव अप्लाइड टू जॉइन अ ब्रिक्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके पहले फर्स्ट अगर देखा जाए एक्सपांशन, तो पहले से ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही था। उसके बाद फर्स्ट एक्सपांशन ग्रुपिंग में हुआ था साउथ अफ्रीका का, 2010 में ऐड हुआ था। उसके बाद अभी इन दोनों ने ईरान और अर्जेंटीना में एप्लीकेशन फाइल की है कि दे हैव to apply for the BRICS mechanism। अभी देखते हैं क्या होता है। Now the opportunities for BRICS India for India in BRICS, तो सबसे पहला है इकोनॉमी और ट्रेड का इंटरेस्ट, ठीक है। तो इतने बड़े इकोनॉमी इन्वॉल्व होने की वजह से इस ग्रुपिंग में तो इंडिया के ट्रेड और इकोनॉमिक के एक्सपेक्ट में इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज अ मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो इंडिया को इतने बड़े इकोनॉमीज के साथ जो है अपनी पार्टनरशिप को बैलेंस करने के लिए और बेहेल्प हो सकता है, ठीक है। जो ठीक है यहाँ पे जैसे मेंशन है कि पार्टिसिपेशन इन द नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग एंड बैलेंसिंग द इंडियंस ग्रोइंग पार्टनरशिप इन द वेस्ट। सो इंडिया की जो पार्टनरशिप है वेस्ट में और ब्रिक्स के कंट्री के साथ मैनेज करना, दोनों को बैलेंस करना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी जो है वो दिखाई देती है और उसके थ्रू हम काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस हो जाता है। एंड नेक्स्ट देयर इज अ क्वेस्ट ऑफ अ इंटरनेशनल स्टेटस, ठीक है, बिकॉज इंडिया इज गोइंग इंडिया की जो ग्लोबल प्रोफाइल है उसको भी एलिवेट करता है to be a member of a BRICS which consists of a major 5 emerging economies. Next there is a कंक्रीट प्रोग्रेस जो ब्रिक्स में दिखाई दी है, ठीक है। ब्रिक्स ने इतने सालों से जब देखो यहाँ पे दिया है, ये ब्रिक्स का जब से फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो ब्रिक्स ने क्या क्या प्रोग्रेस की है। तो उसमें है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन, उसके साथ साथ एक कंटीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट भी उन्होंने लाया गया था। IMF रिफॉर्म के लिए भी ब्रिक्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है efforts डाले हैं एंड दे डू सक्सीड इन ब्रिंगिंग इंक्रीमेंटल चेंजेस इन IMF ओवर ए ईयर एंड इंक्रीज ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे WTO का स्टार डाटा पे मेंशन है कि ब्रिक्स जो है इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट मोर देन डबल्ड 2001 और 2011 के बीच में जो पार्टिसिपेशन है ब्रिक्स का इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट वो डबल हुआ है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ वाइड रेंज एंड मल्टी लेवल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को भी इस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिक्स जो है वो सक्सेसफुल रहा है। सो दिस आर सम प्रोग्रेस मेड बाय द ब्रिक्स। हाउएवर देयर आर सम इशूज़ परसिस्टिंग द ब्रिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट, देखो चाइना का वहाँ पे प्रेजेंस है, तो चाइना वहाँ पे भी वो डोमिनेट करना चाहता है, तो चाइना का डोमिनेंस वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और जैसे हम जानते हैं कि इंडिया का जो रिलेशन है वेस्ट के साथ भी अच्छा है, पर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इन ब्रिक्स
एंड विच इज़ समहाउ डोमिनेटेड बाय अ चाइना, तो वो कहीं ना कहीं एंटी यूएस प्रोपेगेंडा को इंडिया फॉलो करता है। ये इस तरीके से एक जो है आउटपुट दिखाई दे सकता है। तो वो जो है एक इशू है, हम बोल सकते हैं, रिगार्डिंग इंडियाज कंसर्न एंड इंडियाज concern with regarding the BRICS. Next is a lack of upholding the commitment to the sovereignty, equality and territorial integrity. ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि चाइना का इंटरफेरेंस जो दिखाई देता है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ के टेरिटोरियल बॉर्डर या सॉवरेनिटी के एस्पेक्ट में, तो वो चाइना का ही होल्ड नहीं करता है, तो उसको डील करना भी एक इशू है। Next, bilateral differences. There is a lack of a binding analogy and diversities in terms of a socio-economic and political system in the BRICS member. And trade related challenges भी हैं, जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा geographical distances है between the BRICS members, and thus it is we can say that there is increase in time and the cost. नेक्स्ट रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एनवायरनमेंट भी है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, ठीक है, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स या टैरिफ बैरियर्स की वजह से भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस के वजह से भी जो है प्रॉपर फंक्शनिंग में दिक्कत है। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड एनवायरनमेंट जो है एक चैलेंज है। नेक्स्ट, चाइनाज डोमिनेंस इन द ट्रेड, वो चाइना का यहाँ पे भी डोमिनेंस है, ठीक है, ब्रिक्स के फंक्शनिंग में, ट्रेड में भी, और काफ़ी जगह पे चाइना का डोमिनेंस दिखाई देता है। नेक्स्ट इज स्लो प्रोसेस ऑफ अ मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स, ठीक है, दो देर आर सम प्रोसेस, देखिए जैसे यहाँ पे मेंशन किया है प्रोग्रेस बाय द ब्रिक्स, बस यस देर आर स्लो प्रोग्रेसेस विच हैज़ बीन मेड बाय द ब्रिक्स। नेक्स्ट कुछ वे अहेड यहाँ पे मेंशन है कि देखो चाइना का डोमिनेंस है, पर स्टिल ब्रिक्स मेंबर्स शुड वर्क टू सीक द कॉमन इंटरेस्ट, एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, एंड काउंटर टेररिज्म का जो एजेंडा है उसको भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, एंड स्ट्रेंथन करना चाहिए कॉपरेशन बिटवीन द कंट्रीज, एंड यस इट everything will help to deepen the connect with the global south. So this is the point regarding the BRICS. Next is the India and European Union, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन ऑफ इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है, कंक्लूड हुआ है रिसेंटली। तो ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं, ठीक है, ईयू का ग्रुपिंग और इंडिया, इन दोनों का जो है फ्री FTA का एग्रीमेंट जो है, फ्री एंड ट्रेड एग्रीमेंट 9 साल के बाद अभी रिज्यूम हुआ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज़। और ये जो इन दोनों के बीच में FTA है वो इन्वॉल्व करता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस देखा जाए इंडिया का और विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, तो देखो यहाँ पे मैप दिया है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में क्या क्या कौन सी स्टेट आती है, ठीक है, वो सारा कवर किया है। और यूरोपियन यूनियन जो है एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 सोवरेन मेंबर्स, ठीक है। तो उसमें कुछ उनके यहाँ पे कुछ मेजर इंस्टीट्यूशन भी है, यूरोपियन काउंसिल हो गया, कमीशन हो गया, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारा हो गया यूरोपियन यूनियन के बारे में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है यूरोपियन यूनियन का फॉर इंडिया। तो सबसे पहला है कि टू काउंटर द चाइना, ठीक है, जैसे हम जानते हैं चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट में वो बढ़ रहा है, तो उसको काउंटर करने के लिए ईयू जो है वो इंडिया का अगर अच्छा पार्टनर रहता है तो वो हेल्पफुल रह सकता है फॉर काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन वेरियस एस्पेक्ट, आइदर इट इज़ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो बायलैटरल ट्रेड जो है विद ईयू वो अकाउंट करता है इतने बिलियंस, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है, ठीक है, इन 2022, ठीक है। डिस्पाइट देयर वाज अ डिस्टर्बेंस इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, बट देयर वाज एनुअल ग्रोथ of 43.5% between these two countries bilateral trade में। so this is one of the positive point, इससे हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकली कितना सिग्निफिकेंस है EU, ठीक है। और EU जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड पोस्ट ब्रेग्जिट सिनारियो होने के बाद, ठीक है, ब्रेग्जिट मतलब यूके का एग्जिट होना, यूके का एग्जिट होना यूरोपियन यूनियन से, उसके बाद भी एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जो है वे निकला है, इसलिए हम जो है यू के साथ एंगेजमेंट करना बेनिफिशियल रह सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द इंडिया डेनमार्क शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ यूरोपियन स्मॉलर कंट्रीज इन इंडियाज टेक्नोलॉजी एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉपरेशन फॉर द ग्लोबल इशूज़ के एस्पेक्ट में भी हम डील कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग यूज ऑफ इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हो गया, या डिफाइनिंग ग्लोबल रूल इन वेरियस न्यू फील्ड, इमर्जिंग फील्ड, आइदर इट इज़ डाटा प्रोटेक्शन
और आइदर इट इज एथिकल और ह्यूमन सेंट्रिक स्टैंडर्ड्स इन द टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस सारे एस्पेक्ट में हम एक ग्लोबल कॉपरेशन, ठीक है, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, इसलिए भी EU का इंपॉर्टेंस हो जाता है। However, there are some consensus। सबसे पहला है कि डाइवर्जिंग पोजीशन ऑफ रशिया ड्यूरिंग द क्रीमियन क्राइसिस, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज द इटालियन मराइन इशू, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि 2012 में अरेस्ट किया गया था ऑफ इंडियन मराइन, नॉट ओनली Italian marines not only affect the ties between Italy and India but it also lead a tension between the EU countries, ठीक है। इटली जो EU का पार्ट है, तो जो इंडिया ने अरेस्ट किया था 2012 को, ठीक है, इटालियन मराइन्स को, तो वो कहीं ना कहीं एक उस टाइम पे टेंशन अराइज हुआ था EU और इंडिया के बीच में, तो दिस वाज अ कंसर्निंग पॉइंट। नाउ अदर इश्यूज ऑफ FTA, ठीक है, जैसे कि ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन टैरिफ बैरियर ऑन ट्रेड इन गुड्स, एग्रीमेंट ऑन इंडिया IPR रेजिम या डाटा सिक्योर डेजिग्नेशन फॉर इंडिया, इनके रिलेटेड भी कुछ उसको प्रॉपर्ली डील करने के लिए भी जो है कुछ कंसर्न अराइज हो रहे हैं। ह्यूमन राइट रिलेटेड इशू, EU जो है मेंबर, उन्होंने एक्सप्रेस किया है कंसर्न अबाउट ह्यूमन राइट सिचुएशन इन ऑफ इंडिया एट वेरियस प्लेटफॉर्म दैट इंडिया के वुमेन्स या माइनॉरिटी ग्रुप जो फेस कर रहे हैं। तो इंडिया के कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं इंटरनल मैटर में इन्वॉल्वमेंट होना, तो वो भी एक हम बोल सकते हैं एक कंसर्न अराइज है इंडिया और EU के रिलेशन के इसमें। एंड अनटैप ट्रेड पोटेंशियल, still there is untapped trade potential, though there was increment in trade between, यहाँ पे जो mention किया है growth in the trade, but still कुछ untapped potential जो untapped trade potential still दिखाई देता है, ठीक है, which had not been explored yet। नेक्स्ट कुछ कॉमन ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट देखा जाए इन दोनों रीजन के, तो सबसे पहला है कि ब्लू इकोनॉमी के फील्ड में इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों का इन्वॉल्वमेंट, क्लाइमेट रिलेटेड इशू में, ठीक है, क्योंकि EU और इंडिया जो है वर्ल्ड के 3rd और 4th लार्जेस्ट इमीटर है ग्रीन हाउस गैस इमिशन के, ठीक है। तो इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट फॉर अ क्लाइमेट चेंज, फॉर डीलिंग द क्लाइमेट चेंज, वो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कनेक्टिविटी का पॉइंट भी आ सकता है, दे कैन एक्ट एज अल्टरनेटिव, इन दोनों का एंगेजमेंट, दे कैन एक्ट एज अल्टरनेटिव टू द चाइनाज मेगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव। So these are some points of a common interest between these two, India and EU. Next is a, यहाँ पॉइंट दिया है कि चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडिया एंड EU रिलेशन, दैट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिलेशन, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से इन दोनों का रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। देखो पहले तो है कि पेरिस एग्रीमेंट, जैसे हमने बोला कि क्लाइमेट चेंज दोनों 3rd और 4th इमीटर है, तो दोनों ने भी पेरिस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई किया है, तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी पार्ट है यूरोपियन यूनियन, तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी हुआ है, तो इंडिया का एक इकोनॉमिक पार्टनर भी है यूरोपियन यूनियन। उसके साथ साथ जो टर्बुलेंस है इन द मिडल ईस्ट इज इंसेंटिवाइजिंग अ ग्रेटर इंडिया यूरोपियन यूनियन dialogue for the security with the extended neighborhoods, and along with this जो चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो उसको काउंटर करना, इंडिया और यूरोप का रिलेशन, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का रिलेशन अच्छा रहना, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोड अहेड, तो इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं कि यस इमर्जिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ कोलैबोरेशन आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, ठीक है, डाइवर्सिफाई करना सप्लाई चेंज को, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल हो गया या कोई डिफरेंट एस्पेक्ट जो है उसमें दोनों के बीच का जो ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करना, ये एक पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि इंडिया जो है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कपल्ड विद एक्सेस ऑफ यूरोपियन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कैन प्रोवाइड अ न्यू एवेन्यू, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल कैपेसिटी इंडिया का और हेल्थ केयर सेक्टर में यूरोपियन टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो अगर हम बोलते हैं अगर दे कपल्ड टुगेदर, देन वी कैन से दैट इट कैन प्रोवाइड अ न्यू एवेन्यू फॉर इनहांसिंग द पार्टनरशिप एंड इनोवेशन। नेक्स्ट इज अ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको जल्दी से जल्दी कंक्लूड करें तो इजी एक्सेस और इजी मूवमेंट ऑफ स्किल लेबर एंड द प्रोफेशनल हो सकता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ अ सर्विस सेक्टर भी पॉसिबल है। नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल डायलॉग, ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में जो
पॉलिटिकल डायलॉग है उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल डायलॉग अच्छा रहेगा तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में भी वो यूजफुल रह सकता है। एंड लॉन्चिंग अ कॉन्क्रीट ट्राइलेटरल और कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इन द पायलट पार्टनर्स कंट्रीज, ठीक है, जैसे कि अफ्रीका हो गया या बाकी जो कंट्रीज है उसके साथ भी एक डायलॉग होनी चाहिए, ऐसा भी यहाँ पे उन्होंने बोला है, ठीक है। सो दिस आर सम वे है। नेक्स्ट इज द इंडस वाटर ट्रीटी। तो 118 मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस वाटर इंडस कमीशन हुई थी जो हेल्ड दिल्ली में, ठीक है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने साइन की थी। एंड अगर देखा जाए मिड थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट वो वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। तो इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव ऐसा था कि ट्रीटी फिक्स एंड डिलिमिट्स द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ बोथ द कंट्रीज। प्रोविजन देखा जाए ऑफ शेयरिंग, तो देखा जाए तो जितने भी ईस्ट साइड के रिवर्स है जिसमें सतलज, ब्यास और रवि आते हैं, ठीक है, दे विल लोकेट अ वाटर टू इंडिया। और जो वेस्टर्न साइड के रिवर्स है दैट इज इंडस, झेलम एंड चेनाब, ठीक है, दे विल असाइन वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो असाइन फॉर द पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे आप मैप थ्रू देख सकते हो, ठीक है। ये जो रिवर्स है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चेनाब, ये सारे ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस के, ठीक है। तो ये सारा इस ट्रीटी में डिस्कस किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अदर प्रोविजंस भी उस ट्रीटी में लाए गए थे कि फंडिंग फॉर बिल्डिंग डैम्स, कैनल, बैरेजेस, ये सारा भी कंसिडर किया जाएगा। और ये ट्रीटी जो है इट रिक्वायर टू क्रिएट अ परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है, परमानेंट इंडस कमीशन का फॉर्मेशन किया जाएगा इस ट्रीटी के अंडर में, ठीक है। तो ये हो गया सारा इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कुछ प्रिविलेंट इश्यूज विद इन दिस ट्रीटी। तो ट्रीटी रिलेटेड ऐसा है कि जो पाकिस्तान है दे यूज टू फ्रीक्वेंट अपोजिशन टू द इंडियन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट जो है इंडिया और चेनाब, झेलम और चेनाब के रिवर पे इंडिया लाना चाहता है, पर जो पाकिस्तान है, ठीक है, वो फ्रिक्वेंटली अपोज करता है इस सबको, ठीक है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट पे जो हॉल्ट पे है, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेंशन भी किए गए हैं। द इशू हैज़ बीन सीन इन द सर्वेल प्रोजेक्ट, जैसे कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो झेलम रिवर पे है, और रतल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चेनाब पे भी कुछ प्रोजेक्ट जो है उन सब में जो है अपोजिशन जाहिर करता है पाकिस्तान। तो ये एक इशू हो गया। नेक्स्ट इज स्टेन इन द डिप्लोमेटिक टाइप। पहले से इन दोनों कंट्रीज के बीच में प्रॉपर रिलेशन होता नहीं है, एंड दस इन द वाटर के वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन केस में भी काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेन दिखाई देता है इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन में। नेक्स्ट इज अ कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि देखो मेल्टिंग ऑफ अ ग्लेशियर हो जिसकी वजह से वाटर फ्लो तो बढ़ सकता है, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम हम ये भी समझ सकते हैं कि डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर लेवल भी है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल का भी कमी होना, और ये सारा जो इशू अगर देखा जाए तो प्रॉपरली पानी का डिस्ट्रीब्यूशन को मैटर हैंडलिंग करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसका प्रॉपर हैंडल जो है नहीं होता है। तो ये जो है इशू हम बोल सकते हैं इन द ट्रीटी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मेथड जो है वो भी एक प्रॉपर नहीं है, दो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ वर्ल्ड बैंक वाइल एड्रेसिंग वाइल कंसिडरिंग दिस ट्रीटी, एंड नो रेगुलर डाटा शेयर नहीं होता है किस तरीके से ये ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सो दिस आर द प्रिविलेंट इश्यूज। सो वाई देखो इतना इशू होने के हो रहा है तो इस ट्रीटी को हम एब्रोगेट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं कि इट इज़ नॉट वायबल ऑप्शन, क्यों अभी वायबल ऑप्शन नहीं है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है गोइंग अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो दिस वाटर ट्रीटी जो है डज नॉट हैव एनी यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज वहाँ पे नहीं है, और ऐसा एग्जिट होना वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट भी है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। इंडिया जो है इंडिया के जो लोअर रेपेरेंट स्टेट्स हैं उस पर भी कहीं ना कहीं पानी जो है फिर पानी का फ्लो होना, ठीक है, या प्रॉपरली जो है इस ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से या ट्रीटी को जो है एब्रोगेट करने की वजह से तो लोअर रेपेरियन स्टेट जो है वो इफेक्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज चाइना का कॉर्पोरेशन जो है हैंडल इलेक्ट्रिक डाटा, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि चाइना का जो प्रेजेंस है पाकिस्तान में बढ़ रहा है, और इस तरीके से इंडिया का
जो है इस ट्रीटी से बाहर हटना और चाइना का कॉर्पोरेशन इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एस्पेक्ट में बढ़ना, तो वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सिक्योरिटी एस्पेक्ट में हार्म हो सकता है. सो दिस आर द पॉइंट्स कि व्हाई द एब्रोगेशन ऑफ अ ट्रीटी इज नॉट अ वायबल ऑप्शन. मूविंग टुवर्ड्स द वे फॉरवर्ड. तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो सबसे पहला है कि ग्लोबली एडवोकेटिंग इंडियाज पोजीशन. ठीक है, तो इंडिया हैज बीन जेनरस अपर राइपरियन स्टेट एंड इट हैज यूटिलाइज ओनली 93% ऑफ स्टिपुलेटेड वाटर storage and further only 25% of our total estimated electricity. ठीक है, 93% ऑफ वाटर का स्टोरेज का यूज़ करने के बावजूद 25% ऑफ टोटल एस्टिमेटेड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है. तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक ग्लोबली जो है एडवोकेट कर सकते हैं हम इंडिया की पोजीशन. ठीक है, नेक्स्ट इज अ कॉर्पोरेशन सीख करना. ठीक है, फ्यूचर में कुछ कॉर्पोरेशन हो दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों को जो है मेनली फोकस करना चाहिए बेनिफिट शेयरिंग को. ठीक है, ठीक है, अभी पानी की वजह से इतनी लड़ाई होने से जो पीपल्स को इफेक्ट होता है, इसलिए द शिफ्ट शुड बी फ्रॉम रैशनलिटी टू रिलेशनलिटी. ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे दिया है. ठीक है, रैशनलिटी ऑफ वाटर शेयरिंग एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इट रिलेशनिंग. ठीक है, बेनिफिट शेयरिंग. निगोशिएशन ऑफ अ ट्रीटीज. ठीक है, पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंड किया था कि रीनिगोशिएट होनी चाहिए ट्रीटी को, सो दैट वॉट एवर द इशू दे मस्ट बी रिजॉल्व. एंड कंटेम्परी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, सो दैट अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्विटेबल शेयर ऑफ द वाटर वो हो. ठीक है, यहाँ पे एक हेल्सिंकी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल लेवल पे कि इक्विटेबल शेयर होना चाहिए वाटर का. तो इस तरीके के जो प्रेजेंट प्रिंसिपल्स या फॉर इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज लॉ उसका भी फॉलो होना चाहिए. ये सारे वे फॉरवर्ड यहाँ पे मेंशन है. ठीक है, मूविंग देखो यहाँ पे दिया है इंडिया करंट कोऑपरेशन इन अ रिवर वाटर शेयरिंग विद द अदर कंट्रीज. ठीक है, यहाँ पे दिया है इस मैप में. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के साथ कौन सा है? इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया बांग्लादेश. जस्ट गो टू दिस ट्रीटी एंड गो टू दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ. वैसे भी चाइना और नेपाल का कोसी ट्रीटी है, महाकाली ट्रीटी है. चाइना इंडिया और नेपाल का था. इंडिया और चाइना का भी है ब्रह्मपुत्रा सतलज रिवर पे कुछ, और बांग्लादेश का गंगा ट्रीटी के इसमें आ जाता है, और भूटान के साथ भी है. ठीक है, सो दिस आर सम पॉइंट्स. नेक्स्ट इज इंडियाज एंगेजमेंट विद तालिबान. ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का रूल इस्टेब्लिश हो चुका है. रूल मतलब तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है. तो उस टाइम पे क्या था कि इंडिया ने उतना एंगेजमेंट नहीं किया था, पर रिसेंटली इंडिया ने उनकी जो एम्बेसी है काबुल में फिर से जो है उसको रीओपन किया है नियरली आफ्टर 10 मंथ. सो हम बोल सकते हैं कि कुछ इंडिया का जो एंगेजमेंट है विद द तालिबान उसमें एक न्यू चेंज जो है वो लाया है. उसके साथ साथ इंडिया ने जो है ऑफर किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू हेल्प द पीपल. जो अर्थक्वेक जो आया था, डिवास्टिकेटिंग अर्थक्वेक अफगानिस्तान में आया था, उसमें भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए भी इंडिया ने अपना जो इंडियन डेलीगेशन सेंड किया था. तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कुछ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट विद तालिबान हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. प्रेजेंट एंगेजमेंट इज देयरफॉर सीम एज अ चेंजिंग ऑफ इंडिया अप्रोच विद तालिबान. हाउएवर एक पॉइंट ये भी देख लो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लैरिफाई किया है दैट द ऑनगोइंग विजिट डज नॉट अकाउंट कि इंडिया जो है गारंटेड करता है डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन टू द तालिबान इन काबुल. नेक्स्ट देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है ऑफ अफगान तालिबान इशू का. ठीक है, तो तालिबान का इमरजेंस हुआ था इनिशियली 1990s में. ठीक है, उसके बाद तालिबान ने जो है अपना रूल इस्टेब्लिश किया था इन अफगानिस्तान 1966 और 2001 के टाइम पे, और उन्होंने वहाँ पे शरिया लॉ इम्पोज किया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लाई गई थी इन द पब्लिक लाइफ रिगार्डिंग वुमेन. कुछ रेस्ट्रिक्शन हो गए या कुछ पब्लिक लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लाई गई थी बाय आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द शरिया लॉ. बाद में क्या हुआ था, 11 सितंबर 11 अटैक जो हुआ था यूएस में 2001 में, उसके बाद यूएस ने अलोंग विद दिस नाटो अलायंस उन्होंने मिलिट्री कैंपेन लॉन्च की थी अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान में है, और उन्होंने एक लैंडमार्क डील साइन की थी इन दोहा
उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी अपने जो ट्रूप्स हैं डिप्लॉय किए थे अफ़गानिस्तान में, पर बाद में अभी 20 साल बाद उन्होंने जो है अपने ट्रूप्स को हटाया, ठीक है, अफ़गानिस्तान से। तो उसके बाद जो है तालिबान ने टेक ओवर किया अफ़गानिस्तान को। तो ये सारा डिटेल हो गया रिगार्डिंग अफ़गान तालिबान इशू। तो इंडिया जो है वाई शुड इंडिया एंगेज विद तालिबान, तो सबसे पहला देखा जाए तो राइजिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट, ठीक है। तो काफ़ी देखो इंडिया का पहले से भी अफगानिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट रहा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहा है इंडिया अफगानिस्तान में। और अभी इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट है इन्वॉल्व हो रही है इन अफगानिस्तान, दो देयर इज़ बिन तालिबान government is in power, but still rising international engagement, India should also consider this point, ठीक है। इंडिया कम्प्लीटली आइसोलेट तो नहीं कर सकता है तालिबान को, तो ये पॉइंट कंसिडर करते हुए इंडिया जो है शुड एंगेज विद द तालिबान, ये यहाँ पे पॉइंट मेंशन है। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है डिक्लाइनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं इनिशियली ऐसा कहा जाता है कि तालिबान को जो है फाइनेंशियली और इकोनॉमिक सपोर्ट जो है पाकिस्तान पहले देता था, पर अभी कुछ इशू के वजह से, जैसे कि दुरान लाइन के वजह से डिसएंगेजमेंट हुई है काबुल और पाकिस्तान के बीच में, सो इस तरीके से इन्फ्लुएंस जो है पाकिस्तान का कम दिखाई देते हुए, तो इंडिया का वहाँ पे जो अगर इंगेजमेंट करता है तो इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट रह सकता है। नेशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में भी इंडिया जो है अफगानिस्तान के साथ इन्वॉल्वमेंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि जैसे डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप हैं, जैसे कि अलकायदा हो गया, IS, ठीक है, इस तरीके से कुछ ग्रुप जो है उनका टाइज है विद द तालिबान। सो अगर इंडिया तालिबान के साथ एंगेज होता है देन दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वे द इंडियाज कंसर्न डायरेक्टली। सो वाइल कंसिडरिंग द नेशनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट, इंडिया शुड कंसिडर द एंगेजमेंट विद द तालिबान। देन म्यूचुअल कुछ बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है अफगानिस्तान में, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेंशन है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग भी इंडिया ने बनाई है, सलमान डैम का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद इंडिया ने काफ़ी बार जो है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप भी इंडिया ने प्रोवाइड की है अफगान स्टूडेंट को। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनिशियली इंडिया का हुआ है, तो उसको कंसिडर करते हुए और दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट का कंसिडर करते हुए इंडिया शुड एंगेज विद दिस तालिबान। बट हाउएवर देयर इज डाउन साइड ऑफ द इंडियाज एंगेजमेंट। सबसे पहला डाउन साइड क्या है? सबसे पहला है कि इंडिया ने अपनी जो पहले बोला था कि इंडिया मेनली सपोर्ट करता है अफगान लीड गवर्नमेंट एंड अफगान ओन्ड या अफगान कंट्रोल गवर्नमेंट, जो इंडोर्स करता है मेनली पीस। बट अगर इंडिया तालिबान के साथ एंगेज होता है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का इनकन्सिस्टेंसी इन द इंडियन पॉलिसीज वो दिखाई दे सकता है, तो ये एक डाउन साइड हो गया। नेक्स्ट इज अ सिक्योरिटी कंसर्न, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इंडिया जो अफगान जो है एक टेरर ग्रुप के लिए जो है एक सेफ हेवन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया अगर उन ठीक है, और उन सारे ग्रुप का जो टारगेट है मोस्टली इंडिया में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो इंडिया का एंगेजमेंट विद देम वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है। ये सिक्योरिटी कंसर्न कंसिडर करते हुए हम बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डाउन साइड ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद तालिबान। नेक्स्ट, नो चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ द तालिबान, ठीक है। तो उनका काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रोच जो है शरिया लॉ का कंसिडर करते हुए, ठीक है, लाइक ऑफ माइनॉरिटीज़ को राइट्स, उसके साथ साथ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, एक ओपन आइडियाज़ नहीं है उनके, और कहीं ना कहीं वो कॉन्फ्लिक्ट करता है विद द इंडियन इथोस। तो एक नेगेटिव परसेप्शन जा सकता है इन द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो हम इंडिया के इथोस को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इफ वी एंगेज विद द तालिबान। एंड नेक्स्ट इज अ डीलिंग विद द प्रो चाइना नेबरर ऑफ अ तालिबान। सो इंडिया जो बीजिंग है, ठीक है, चाइना जो है इट इज़ स्लाइटली मूविंग क्लोज टूवर्ड्स द काबुल दैट इज़ अफगानिस्तान का जो कैपिटल है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं डीलिंग विद द प्रो चाइना नेबर ऑफ अ तालिबान, तो इस टाइप के एंगेजमेंट को डील करना एक जो है एक चैलेंज हो सकता है इंडिया के लिए। और ये भी हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ सेकेंड साइड ऑफ नॉट एंगेजिंग विद द तालिबान। सो दिस आर सम पॉइंट रिगार्डिंग द न्यूज़। तो वे हेड भी यहाँ पे नेसेसरी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक टेम्पलेट बिहाइंड इंडियाज एंगेजमेंट विद तालिबान इज बेस्ड ऑन द इंडियंस हिस्टोरिकल टाइज विद द अफगानिस्तान, ठीक है। तो तालिबान इज हियर टू स्टे एंड फॉर इंडिया इट इज़ नो अल्टरनेटिव बट हैज़ टू डील विद इट, ठीक है। तालिबान जब तक रहेगा तब तक अगर देखा जाए तो इंडिया को उनके साथ एंगेजमेंट करना ही पड़ेगा वाइल कंसिडरिंग द हिस्टोरिकल टाइज विद द अफगानिस्तान। तो इंडिया अभी किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकता है इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो टाइम के साथ हम देख सकते हैं।
नेक्स्ट शॉर्ट कुछ छोटे न्यूज़ यहाँ पे मेंशन है। इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज़ यूएई, उन दोनों ने एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट लॉन्च किया है विच इज़ इन प्रोग्रेस। और जॉइंट विजन स्टेटमेंट जो है स्ट्रेंथन करेगा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन दिस टू कंट्रीज एंड विच मेनली एम्फसाइज ऑन कॉपरेशन विद स्पेशल फोकस ऑन डिफेंस, सिक्योरिटी एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर हिस्टोरिकल टाइज देखे जाए तो इंडिया और यूएई ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप रहे हैं, ठीक है, ऑफिशियली उन्होंने साइन किया। तो उसके वजह से यस इकोनॉमिकली एस्पेक्ट में भी उन दोनों का बायलैटरल ट्रेड में प्रोग्रेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स मेंशन किए गए हैं किस तरीके से ट्रेड में इंप्रूवमेंट हो सकती है। उसके साथ साथ इंडिया ये जो है इन दोनों का एंगेजमेंट इट विल हेल्प इंडियाज एक्सपोर्टर टू गेन एक्सेस टू द वेस्टर्न एशियन कंट्रीज एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में भी, ठीक है, कॉपरेशन का रहा तो पीस और सिक्योरिटी भी मेंटेन रह सकता है। पीपल और पीपल एंगेजमेंट भी, क्योंकि यूएई में जो है हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन डायस्पोरा और इंडिया के डायस्पोरा वहाँ पे होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंडिया यूएई थ्रू जो रेमिटेंसेस आते हैं इंडिया में, उसके बाद बस स्पेस कोलैबोरेशन भी एस्पेक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एंगेजमेंट रही, तो दोनों कंट्री के लिए बेनिफिशियल रह सकता है। इस तरीके से यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया है कि इंडिया और यूनाइटेड यूएई के बारे में। नेक्स्ट इज अ वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि इंडिया विल बी टेकिंग ओवर द वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल नियरली 4 ईयर, ठीक है। तो सेती रिवर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस बार एक बार उसका लोकेशन देख लो, ठीक है, यहाँ पे आता है, ठीक है, सेती रिवर, तो याद रखना सेती रिवर, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे इंडिया और साइड से ही जो है इस रिवर के कर्नली रिवर फ्लो होती है, ठीक है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, सो दिस रिवर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। तो ये जो कॉरिडोर है एक मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। इट वाज फर्स्ट इन्वेस्टाइज इन 2000 बाय रशिया, चाइना एंड ईरान। तो ये जो कॉरिडोर है वो मेनली कनेक्ट करता है इंडियन ओशियन और पर्शियन गल्फ को टू द कैस्पियन सी वाया ईरान and it also connect the St. Petersburg and North यूरोपियन वाया रशिया, ठीक है। यहाँ पे मैप तो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जो है एरिया का ये कवर होता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। इसके बाद में कुछ और सिग्निफिकेंस देखा जाए इंडिया के लिए, तो ये जो है ये जो कॉरिडोर है, ठीक है, वो हेल्प करेगा टू कट डाउन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो इंडिया को इनिशियल लगता था, ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ एज कम्पेयर टू द सुएज कैनल थ्रू ट्रांसपोर्ट करने से अच्छा कि ये जो कॉरिडोर थ्रू हम अगर ट्रांसपोर्ट कुछ करते हैं तो वो इट विल कट डाउन द इंडियन कॉस्ट एज वेल एज द टाइम एंड इट विल हेल्प टू गेन अ स्मूथ एक्सेस टू द सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ जो है प्रॉपर एंगेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल रह सकता है, ठीक है। and it will reduce the dependency of a current trading partners and we can say that it is India's answer to the China's Belt Trade Initiative, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे मेंशन है कि कोई डिफरेंट कॉरिडोर जो प्लान किए गए हैं इंडिया विथ रशिया एंड द यूरोप, ठीक है। ये दो कॉरिडोर्स हो गया। नेक्स्ट इज इजराइल एंड यूएई ट्रेड डील, ठीक है। तो इजराइल जो है दे हैव साइन अ फ्री ट्रेड डील विद द यूएई एंड इट्स अ फर्स्ट विद द अरब कंट्री बिल्डिंग ऑन देयर यूएस ब्रोकरेज अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। तो जो अब्राहम अकॉर्ड के बारे में अगर देखे जाए ये जो ट्रीटी है 2020 में साइन हुई थी बिटवीन इजराइल एंड यूएई, बहरीन एंड लेटर मोरक्को एंड अकॉर्डिंग टू द अकॉर्ड इट वाज कॉल्ड फॉर नॉर्मलाइजिंग द डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन दिस नेशन एंड ब्रोक डाउन द डिकेड अरब पॉलिसी है, काफ़ी सालों से जो पॉलिसी चल रही है अरब पॉलिसी उसको ब्रेक डाउन हम बोल सकते हैं बाय दिस अकॉर्ड। सो ये जो डील है ये इजराइल और यूएई के बीच में हुई है। नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न आयरलैंड पोर्टल, ठीक है। तो इस पोर्टल के बारे में अगर देखा जाए तो रिसेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंस किया है इट्स इंटेंशन टू टेबल लेजिस्लेशन दैट विल अल्टर द सर्टेन एलिमेंट ऑफ दिस प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल जो है मेनली डील करता है स्पेशल अरेंजमेंट एंड इंश्योर करता है कि लैंड बॉर्डर बिटवीन द नॉर्थ आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्थ आयरलैंड पोर्टल के बारे में, ठीक है। ये छोटे छोटे न्यूज़ है, बस आपको याद रखना अगर कोई प्लेस जो है आती है न्यूज़ में तो उसका जो लोकेशन है एक बार मैप
में, ठीक है, एटलस में देख लो, ठीक है, सो दैट मैप बेस अगर क्वेश्चन कभी आता है तो उसको हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ आयरलैंड न्यूज़ में था, तो एक बार नॉर्थ आयरलैंड का नोटिस लोकेशन जो है वो एक बार देख लो, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी न्यूज़ थी सारी वो कवर हो चुकी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।